हेलो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू द बायोडाइवर्सिटी पार्ट ऑफ पीटी 365। तो मैंने जो पिछले वाले पार्ट थे वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट में आते हैं। तो 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, वो जो है अभी हेल्ड हुई है हमारी कनमिंग चाइना में। तो ये पीटी 365 का अपडेटेड एनवायरमेंटल वाला जो पार्ट आया था उसमें मैंने आपको पढ़ाया है। तो मैंने बताया था कि जब मैंने UNFCCC पढ़ाया था जो ग्लासगो में समिट हुआ है, तो UNFCCC के साथ मैंने बोला था दो कन्वेंशंस और आते हैं। तो UNCCD आता है और UNCBD आता है। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो है ये भी रियो अर्थ समिट में ओरिजिनेट हुआ था, उसी के साथ ही आया। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है 15th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की यूनाइटेड नेशन CBD की अभी कनमिंग चाइना में हुई है। मोर और न्यूज़ की बात बताएं तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है COP15 का कि हमको पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना है। मतलब पोस्ट 2020 कोई टारगेट नहीं है, तो हमको उसके लिए अभी तक जो भी टारगेट थे वो 2020 तक थे, तो इसलिए पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को उसको हमको डेवलप करना है, अडॉप्ट करना है, जो कि हमारे स्ट्रैटेजिक प्लान था हमारा बायोडाइवर्सिटी का, उसको रिप्लेस करेगा और SG बायोडाइवर्सिटी टारगेट को भी रिप्लेस करेगा। अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग अगर बात करें तो ये 5th रिपोर्ट ग्लोबल आउटलुक, जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट है वो ग्लोबल लेवल पे रिलीज हुई है। उन्होंने बताया है कि कोई भी 20 टारगेट्स में भी कोई भी कंट्री 20 टारगेट्स को फुली अचीव नहीं कर पाई है। तो नन ऑफ द 20 टारगेट्स हैव बीन अचीव्ड फुली। पार्टीज जो है वो रिकन्वीन करेंगी, रिज्यूम सेशन करेंगी COP15 का कन्विंग चाइना में इन मिड 2022 फॉर फर्दर नेगोशिएशन और फाइनल एग्रीमेंट लाएंगी पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के लिए। अब सबसे पहले स्ट्रैटेजिक पार्ट, जो हमारा स्ट्रैटेजिक प्लान था फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 से 2020 तक, वो क्या था। तो ये जो है पार्टीज़ और जो थी CBD का पार्ट थी उन्होंने अडॉप्ट किया है ड्यूरिंग द 10th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जो कि 2010 में हुआ था नागोया जापान में, जहाँ पे पर्पस यही था कि हमको जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए ब्रॉड बेस्ड एक्शन प्लान करना है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी उसको हम सपोर्ट करें ओवर द नेक्स्ट डिकेड बाय ऑल कंट्रीज एंड स्टेक होल्डर्स। ये जो है इसमें शेयर्ड विजन है 2050 के मिशंस के लिए और 20 टारगेट्स जो हैं जिनको ऑर्गेनाइज किया है 5 स्ट्रेटेजिक टारगेट्स में, स्ट्रेटेजिक गोल्स में, जिसको हम बोलते हैं SG बायोडाइवर्सिटी टारगेट। अब विजन बताएं तो ऑब्वियसली हमको हार्मोनी के साथ नेचर में रहना है, ठीक है, जहाँ वेयर बाय 2050, और बायोडाइवर्सिटी को वैल्यू करना है, कंजर्व करना है और उसको रिस्टोर करना है। तो ये हो गया स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी, जो कि हमारा COP10 में आया था नागोया जापान में। अब हम देखते हैं व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस, जो अभी कॉन्फ्रेंस हुआ है कनमिंग चाइना में, तो उसके क्या आउटकम्स है। तो सबसे पहले कनमिंग डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है। ये डिक्लेरेशन ये बोलता है कि हमको अर्जेंट और इंटीग्रेटेड एक्शन अभी तुरंत चाहिए, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी कंसिडरेशन है हर सेक्टर्स में उसके लिए। तो मोर देन 100 नेशंस जो है इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने कमिट किया है कि वो हमारा जो पोस्ट बायोडाइवर्सिटी 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसको बनाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। जो करंट लॉस है हमारा बायोडाइवर्सिटी का उसको रिवर्स करेंगे और इंश्योर करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जो है रिकवरी अपने पाथ पे हो बाई 2030 एट द लेटेस्ट। और उन्होंने ये भी बोला है कि कुछ एफर्ट्स और कमिटमेंट ली की जाएंगी बहुत सारी कंट्रीज़ की तरफ से कि वो 30% जो उनका लैंड है और सी एरियाज है उसको प्रोटेक्ट करना है बाय 2030, और 30/30 टारगेट का नाम दिया है उन्होंने। ठीक है, तो जो अभी डिक्लाइन में है तो उसको प्रोटेक्ट करना है। तो याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो प्रोटेक्ट 30% ऑफ देयर लैंड एंड सीज एरियाज बाय 2030। ओके, फिर आते कनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड क्रिएट किया है जिसको चाइना ने इस्टेब्लिश किया है, जहाँ पे USD 230 मिलियन जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके। ओपन लेटर टू प्राइवेट सेक्टर, कॉन्फ्रेंस ने अभी बोला है इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट किया है प्राइवेट सेक्टर का, इंक्लूडिंग ओपन लेटर फ्रॉम बिजनेस CEOs टू वर्ल्ड लीडर्स अर्जिंग फॉर बोल्ड एक्शन। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और UNEP जो है वो कमिट किए हैं कि फास्ट ट्रैकिंग फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को फॉर GBF इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो ये हो गया हमारे कुछ पॉइंट्स जो हमारे कनमिंग में लिया गया है। अब मेजर जो टारगेट्स हैं जो कि हमारे ड्राफ्ट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में लिए गए हैं, तो सबसे पहला है कि मैंने बताया कि कंजर्व करना है एटलीस्ट 30% ऑफ लैंड और सी एरियाज ग्लोबली बाय 2030। जो हमारा न्यूट्रेंट लॉस हो रहा है एनवायरनमेंट से उसको बाय एटलीस्ट हाफ करना है रिड्यूस करके, और पेस्टिसाइड्स को एटलीस्ट 2/3 करना है और एलिमिनेट करना है डिस्चार्ज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। सारे जो मिटिगेशन और एडाप्टेशन एफर्ट है
वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो बायोडाइवर्सिटी पे हो रहा है उसको अवॉइड करना है। $200 बिलियन इंक्रीज़ करना है इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लोज। 50% ग्रेटर रिडक्शन करना है रेट ऑफ इंट्रोडक्शन, मतलब जो भी हमारी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ को हम वो करते हैं तो उनको रिड्यूस करना है। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ इसलिए जनरली ये या तो डिलिबरेटिव एफर्ट होता है, मतलब खुद से ही लिया जाता है, या फिर अलग से ही हो जाता है कि मतलब इंट्रोड्यूस हो गई है किसी एरिया में तो बहुत सारे प्लांट्स को इफेक्ट कर देती हैं। फिर नेचर बेस्ड कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन जो है ऑफ एटलीस्ट 10 गीगाटन CO2 पर ईयर करना है, और रिड्यूस करना है हमारी सब्सिडीज और अदर फाइनेंशियल प्रोग्राम्स जो हमारे बायोडाइवर्सिटी को हार्म कर रहे हैं बाय एटलीस्ट $500 बिलियन पर ईयर। ओके, तो दीज आर द मेजर टारगेट्स। अब अगर हम बताएं तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है क्या, उसके बारे में पढ़ते हैं। वेट अ सेकेंड। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर बात करें, इसका जेनेसिस अगर बात करें तो ये इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ था, वहाँ पे क्रिएट की गई थी। इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, सस्टेनेबल यूज़ करना जो भी हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंपोनेंट हैं, और फेयर और इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग करना, जो भी हम जेनेटिक रिसोर्सेज यूटिलाइज करें कि उसका फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग हो। अब सिग्नेटरी अगर बात करें तो 196 पार्टी सिग्नेटरी, और इंडिया भी इसकी पार्टी है। अब कुछ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है CBD के जो कि इंडिया ने रेटिफाई भी किया है, साइन भी किया है, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने की ज़रूरत है। तो पहला है कार्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, तो ये जो है CBD का पार्ट है। ये क्या करता है, जो हमारा पहला वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करें तो इसमें यही करना है कि जो हमारे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सेफ हैंडलिंग करना है, उनको सेफ ट्रांसपोर्ट करना है जो हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट ना करें, एडवर्स इफेक्ट जो भी होते हैं उनको रिड्यूस करना है। अब स्टेब्लिश्ड की अगर बात करें तो एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट प्रोसीजर लाया गया है, तो AIA किसके अंदर आया है, CBD के अंदर आया है, और उसी के अंदर किस में आया है, कार्टिजिना प्रोटोकॉल के अंदर, कि हमारी ये क्या करता है कि जो भी कंट्रीज है मतलब ensuring that the countries are provided with information necessary to make informed decision before agreeing to the import of such organism into their territory। मतलब यही है कि हमको पहले से इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि उस जो भी हम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को इंपोर्ट करें तो वो क्या है, क्या चीज़ें हैं, कैसे इफेक्ट करेगा, तो वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए तभी जाके वो इंपोर्ट करें। फिर बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस जो है ये क्रिएट किया गया है कि हमारा जो एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन का उसको फैसिलिटेट करना है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। फिर आते दूसरा जो प्रोटोकॉल आया दैट इज नागोया प्रोटोकॉल एंड एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, तो जो हमारा 3rd टारगेट है हमारे CBD के अंदर उसको अचीव करने की बात की है, और इस्टेब्लिश्ड उसके अंदर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्लियरिंग हाउस इस्टेब्लिश किया गया है, प्लेटफॉर्म जो हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। फिर नागोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल आया ऑन लाइबिलिटी एंड रिड्रेस टू कार्टिजिना प्रोटोकॉल एंड बायोसेफ्टी, तो कार्टिजिना प्रोटोकॉल के अंदर ही नागोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल आया जो कि हमारे जो ये क्या करेगा, एम इसका यही है कि टू कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल रूल्स एंड प्रोसीजर इन द फील्ड ऑफ लाइबिलिटी एंड रिड्रेस रिलेटिंग टू LMO। अप्लाइज टू, ये डैमेज पे भी अप्लाइज होगा जो भी हमारे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं जब हमारा ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट होता है, तो ठीक है। तो ये हो गया नागोया कोलालमपुर, ये किसका है, कार्टिजिना प्रोटोकॉल का। ओके, नाउ लेट्स कम टू रिलेटेड न्यूज़। तो न्यू ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग नेचर थ्रू 2030, तो ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी ने रिलीज किया है। ये फ्रेमवर्क गाइड करता है एक्शन वर्ल्ड वाइड कि जो हमारा नेचर है उसको प्रोटेक्ट करना है और उसको एसेंशियल जो सर्विसेज वहाँ से होती है उसको पीपल यूज़ कर पाए। ये जो है 21 टारगेट्स पे बेस्ड है जो कि 2030 तक अचीव करना, और 4 मेन गोल्स पे बना है जो कि अचीव करना चाहते हैं ह्यूमैनिटी लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर विजन बाय 2050। ये क्या है, ये फर्दर रिफाइनमेंट है हमारा CBD का COP15 का जो कि हमारा कन्विंग चाइना में हुआ है। फिर टारगेट्स की अगर बात करें तो इसमें यही है कि 30% जो ग्लोबल लैंड और सी है उसको कंजर्व करना है, 50% ग्रेटर रिडक्शन करना है जो हमारी इनवेजिव एलियन स्पीशीज है, न्यूट्रिएंट लॉस रिड्यूस करके एटलीस्ट हाफ करना है, और पेस्टिसाइड्स एटलीस्ट 2/3 करना है, $200 बिलियन इंक्रीज करना है इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लो से, जो हमारे CBD के टारगेट थे। अब 4 गोल्स की बात करें, टू हॉल्ट द एक्सटेंशन एंड डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एनहांस रिटेन नेचर सर्विसेज टू ह्यूमन बाय कंजर्विंग, फेयर और इक्विटेबल बेनिफिट प्रोवाइड करना है सबको फ्रॉम यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, क्लोज करना है गैप बिटवीन अवेलेबल फाइनेंशियल एंड अदर मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। फिर आते हैं हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल। इंडिया जो है अभी ऑफिशियली उन्होंने ज्वाइन किया है हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल।
इंडिया जो है फर्स्ट है ब्रिक कंट्रीज़ के बीच में से, जिन मेजर इकोनॉमीज के बीच में से जिन्होंने हाई एम्बिशन कोलिशन ज्वाइन किया है, और इंडिया जो है इसका पार्टनर है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है जो 70 कंट्रीज से मिलकर बना है, और जिसको को चेयर करेंगे कोस्टा रिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। याद रखिएगा, कोस्टा रिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम मिलकर चेयर करेंगे, जो हमारे नेचर और पीपल है उनसे डील करेंगे विद सेंट्रल गोल कि हमको प्रोटेक्ट करना है एटलीस्ट 30% लैंड और सी जो है बाई 2030। 30 टारगेट इज़ अ ग्लोबल टारगेट, जिसका एम यही है कि हमारी जो स्पीशीज़ लॉस हो रही हैं उसको कम करना है, प्रोटेक्ट करना है इकोसिस्टम को, और हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी जैसे बनी रहे। ओके, तो ये हो गया हाई लेवल एम्बिशन कोलिशन। फिर आते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी साइंस। तो ये अभी 8th मीटिंग हुई है रिसेंटली। ये क्रिएटिव डिस्कशन को प्रमोट करेगी बिटवीन एकेडमिक्स, पॉलिसी मेकर्स, प्रैक्टिशनर्स, और कैसे कि बायोडाइवर्सिटी बेस्ड सॉल्यूशन कैसे हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। आउटकम्स अगर कॉन्फ्रेंस का बताएं तो एक्सपेक्टेड टू फीड इनटू करंट इंटरनेशनल डिस्कोर्स ऑफ द पोस्ट 2020 एजेंडा ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये फ्रेमवर्क जो है ये टारगेट और पाथवेज को डिफाइन किया है कि कैसे हम कंजर्व और मैनेज कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को नेक्स्ट डिकेड एंड बियॉन्ड। ICSS कॉन्फ्रेंस जो है वो चेयर किया जाएगा बाय वेरियस इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग CBD, इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव, टोक्यो यूनिवर्सिटी, फ्यूचर अर्थ एट्सेट्रा। तो ये हो गई हमारी CBD से रिलेटेड सारी चीज़ें। अब आते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ ली। अब इंडिया में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें अभी रिसेंटली अमेंड किया गया है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021 अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में, और उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिफर किया गया है। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हमने आपको पढ़ाई है PT 365 का, जो हमारा पॉलिटी वाला पार्ट था उसमें। तो अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट की अगर बात करें तो ये जो है हमारे ऑब्वियसली जो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे CBD के, कि हमको कंजर्व करना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज़ करना है उसका, और बेनिफिट शेयरिंग जो है उसको प्रमोट करना है। तो ये जो है उसी 3 ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड हमने ये एक्ट बनाया। इस एक्ट का एम यही है कि हमारे जो ऑब्लिगेशंस हैं, इंडिया के ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और नागोया प्रोटोकॉल एंड एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग उसको फुलफिल करना है। ये जो है डिसेंट्रलाइज 3 टायर्ड मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जो कि 3 टायर्ड मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। तो सब है ना। फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ जो है वो भी बनाई गई, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, जो सारे फ्लोरा एंड फोना है उनके रिकॉर्ड्स को रखेगी, और इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज अवेलेबल इन देयर रीजन। ओके, फिर आते हैं इसके अंदर नेशनल बायोडाइवर्सिटी वो बना है अथॉरिटी, फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बना है, फिर डिस्ट्रिक्ट में भी एक वो बना है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द अमेंडमेंट्स। अगर बात करें तो ऑब्वियसली जो हमारे वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट है उन पे जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करना है कि वो मेडिसिनल प्लांट को कल्टिवेट करें, डिक्रिमिनलाइज करना है कुछ प्रोविजंस को, एनकरेज करना है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में उसके चेन में हमको लाना है, और इंक्लूडिंग रिसर्च, पेटेंट एंड कमर्शियल यूटिलाइजेशन। ये फैसिलिटेट करेंगे फास्ट ट्रैकिंग ऑफ रिसर्च, पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस, ट्रांसफर ऑफ रिसर्च रिजल्ट वाइल यूटिलाइजिंग द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव। नाउ लेट्स कम टू की प्रोविजंस ऑफ द प्रपोज्ड अमेंडमेंट। तो अब की प्रोविजन, अभी तो हमने पढ़ा कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में क्या दिया है। अब हम अमेंडमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला है कि एक्सटेंशन ऑफ एग्जेम्पशन, तो कुछ चीज़ों को उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है। तो हम देखते हैं क्या, जो रजिस्टर्ड आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, पीपल जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज के तरफ कन्फाइंड है, कल्टिवेट कर रहे हैं मेडिसिनल प्लांट और उसके प्रोडक्ट को, पीपल जो हमारी इंडिजीनियस मेडिसिन को प्रैक्टिस कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है कि उनको प्रायर इंटीमेशन जो है SBB को देने की ज़रूरत नहीं है फॉर एसेसिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फ्रॉम सर्टेन पर्पस। तो ये लोग एग्जेम्प्ट है। सिंप्लीफाइंग एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो कुछ एंटिटीज़ हैं जो कि पहले नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ता था पेटेंट के लिए, बट अभी जो है कुछ एंटिटीज़ को अप्रूवल बोल दिया है कि उनको भी लेना पड़ेगा फॉर ऑब्टेनिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, इंक्लूडिंग जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में रजिस्टर्ड है विथ एनी नॉन इंडियन शेयर होल्डिंग। अगर उनके पास कोई मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में रजिस्टर्ड है बट इंडिया का कोई शेयर होल्डिंग नहीं है और मैनेजमेंट नहीं है, और जो चेंज हो चुका है टू एनी फॉरेन कंट्रोल कंपनी जो भी हमारे इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो उन सबको अप्रूवल लेने की ज़रूरत है NBA की। अब एप्लीकेंट्स जो है वो NBA अप्रूवल से ऑब्टेन किया जाएगा बिफोर द ग्रांट ऑफ IPR। जैसे ही IPR दिया जाएगा, उस IPR लेने से पहले आपको NBA की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, मतलब अप्लाई करने से पहले लेना पड़ेगा, ठीक है, नॉट बिफोर अप्लाइंग फॉर IPR। मतलब उन्होंने बोला है कि IPR में अप्लाई कर
कर दो, अप्रूवल आपको एनबीए दे देगा, उसके बाद आपको ग्रांट मिल जाएगा आईपीआर से। अब एनीवन हु डज नॉट नीड अप्रूवल फ्रॉम एनबीए, अगर किसी को अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है टू एक्सेस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, उनको प्रायर इंटीमेशन टू कंसर्न एसबीबी को देना पड़ेगा। फर्दर उनको रजिस्टर करना पड़ेगा एनबीए के साथ बिफोर द ग्रांट ऑफ आईपीआर एंड गेट प्रायर अप्रूवल ऑफ एनबीए बिफोर कमर्शियलाइजिंग द ग्रांटेड आईपीआर। ओके, फिर आते हैं रिडक्शन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो प्रोविजन ये बताया है कि कुछ ऑफेंसेस जो है एक्ट के अंदर वो कॉग्निजेबल है और वो नॉन बेलेबल है, मतलब आपको बेल नहीं मिलेगी, वो डिलीट कर दिया गया। हाउएवर पेनल्टीज जो है उसको एक्सटेंड करके 1 करोड़ कर दी गई है। प्रोविजन रिलेटेड टू बीएमसी की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंपोजिशन जो है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का कंपोजिशन बताया है, जहाँ पे स्ट्रेंथ जो है उन्होंने फिक्स कर दी है कि 7 to 11 मेंबर्स होने चाहिए। फर्दर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बीएमसी कॉन्स्टिट्यूट करेगी। फर्दर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बीएमसी कॉन्स्टिट्यूट करेगी इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल। स्टेट्स जो है वो थ्रेटेंड स्पीशीज़ भी डिक्लेयर कर सकती हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी डेलीगेट किया है पावर टू नोटिफाई एनी स्पीशीज़ जो कि नियर एक्सटेंशन है और थ्रेटेंड स्पीशीज़ है, उनको स्टेट गवर्नमेंट को। हाउएवर बिफोर नोटिफाइंग थ्रेटेंड स्पीशीज़ स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अथॉरिटी से। फिर एक्सपेंशन ऑफ एनबीए अगर बात करें तो 11 एडिशनल मेंबर्स जो है एनबीए में ऐड किए गए हैं, इंक्लूडिंग 6 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो कि वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट्री रिसर्च और पंचायत राज से डील कर रहे हैं। 4 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम एसबीबी। एक मेंबर सेक्रेटरी है जो कि चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर है एनबीए का। चेंजेस इन डेफिनेशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल बायो यूटिलाइजेशन जो है वो रिमूव किया गया है और बायो सर्वे जो है उसको रीडिफाइन किया गया है। तो दीज आर द प्रोविजन जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट में है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो कभी पूछे नहीं जाते अगर जब तक वो एक्ट पास नहीं हो गया है। जब वो पूरी तरह एक्ट बन जाता है तभी पूछे जाते हैं, बट एक बार आप देख लीजिए। अब व्हाट इज़ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात करें तो कोई भी इंडियन और फॉरेन कंपनी और इंडिविजुअल जब भी उसको बायोलॉजिकल रिसोर्सेज चाहिए होता है सच एज मेडिसिनल प्लांट एंड एसोसिएटेड नॉलेज, तो उसको प्रायर कंसर्ट लेनी पड़ती है नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की, ठीक है। तो क्या लेने पड़ते हैं, बोर्ड की कंसेंट लेनी पड़ती है। बोर्ड जो है वो बेनिफिट शेयरिंग फ़ी इम्पोज करता है और रॉयल्टी या फिर कुछ कंडीशंस इम्पोज करता है कि कंपनी का जो शेयर्स है, जो भी मॉनेटरी बेनिफिट है कमर्शियल यूटिलाइजेशन से जो भी वो कमाता है, तो वो लोकल पीपल के साथ जिनकी भी नॉलेज यूज़ कर रहे हैं उनको देगा, हु आर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इन दैट रीजन। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। नाउ लेट्स कम टू, अब आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021। तो ये बिल है, मैंने जैसा कि बताया कि बिल जनरली नहीं पूछा जाता, एक्ट पूछा जाता है। तो ये इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो एक्ट है उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वेट अ सेकेंड। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 की बात करें, बिल जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करेगा, जो कि रिसेंटली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो वो 1972 में आया था। जो हमारा एक्ट है वो हमारे वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वाइल्ड एनिमल प्लांट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनको प्रोटेक्ट करना है और एक इंश्योर करना है कि इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल सिक्योरिटी जो है उनको प्रोवाइड कर सके। ये एम्पावर करता है स्टेट को कि वो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज जो है 4 कैटेगरीज के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। याद रखिएगा 4 कैटेगरीज के अंदर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो याद रखिएगा ये एक्ट जो है सिर्फ 4 कैटेगरी की चीज़ों को डिक्लेयर करने के लिए बोलता है। एक्ट के अंदर 6 शेड्यूल्स हैं जो कि फॉर स्पेसिफिकली प्रोटेक्टेड प्लांट्स के लिए 1 है और स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स की अगर बात करें तो उनके लिए 4 है और वर्मिन स्पीशीज के लिए 1 है। तो उनके लिए वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोपोर्शन दिया गया है। तो कुछ जो हमारे हैं शेड्यूल्स उनको हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है शेड्यूल 1 का पार्ट 1 अगर बात करें तो उसमें वाइल्ड एनिमल्स जो कि मैमल्स लिस्टेड हैं वो आते हैं। पार्ट 2 में एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स आते हैं, पार्ट 3 में बर्ड्स आते हैं, पार्ट 4 में क्रस्टेसियंस एंड इंसेक्ट्स आते हैं। अब जो इनके अंदर शेड्यूल 1 के अंदर जो भी प्रोटेक्शन है वो एनिमल्स और शेड्यूल एनिमल और शेड्यूल एनिमल आर्टिकल्स जो है उनकी डेफिनेशन भी इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। शेड्यूल एनिमल्स जो है उनको दिया जाता है जिनके लिए एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन किया जाता है और हाईएस्ट पेनल्टीज लगाई जाती है, तो वो जो है शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं। डीलिंग इन दिस अलॉन्ग विद देयर आर्टिकल्स एंड ट्रॉफीज इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 49 ऑफ द वाइल्ड
वाइल्ड लाइफ, और हंटिंग जो है इस एनिमल्स का प्रोहिबिटेड है। तो शेड्यूल 1 के अंदर तो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है शेड्यूल्स पढ़ना। तो शेड्यूल 1 के अंदर जो भी एनिमल्स, जो भी बर्ड्स, जो भी मैमल्स प्रोटेक्टेड है वो सारे उनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दिया गया है और हाईएस्ट पेनाल्टीज उन पर इम्पोज की गई है, और हंटिंग जो है उन एनिमल्स की प्रोहिबिटेड है। फिर शेड्यूल 2 की बात करें तो उसमें पार्ट 1 होता है जिसमें वाइल्ड एनिमल्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स लिस्टेड होते हैं। पार्ट 2 में बीटल्स आते हैं जो कि डील करते हैं पार्ट 1 शेड्यूल आर्टिकल्स जो है, इनके लिए जो है डीलिंग इन पार्ट 1 शेड्यूल आर्टिकल्स, उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। पार्ट 2 में मतलब पार्ट 1 में अगर आप किसी एनिमल से डील कर रहे हो किसी उससे, तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और पार्ट 2 में कवर्ड है अंडर द डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल एनिमल्स एंड शेड्यूल आर्टिकल्स, ठीक है, तो इसमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अंदर पूरे प्रोहिबिटेड है। और शेड्यूल 3 की बात करें तो वाइल्ड एनिमल्स अंडर मैमल्स आते हैं जो कि उन आइटम से डील करते हैं एनिमल आर्टिकल से, उनके लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत है, पर हंटिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है। फिर शेड्यूल 4 की बात करें तो उसमें वाइल्ड एनिमल्स, मैमल्स और बर्ड्स आते हैं जो कि उनके लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत है और हंटिंग प्रोहिबिटेड है। शेड्यूल 4 में वर्मिन्स आते हैं जो हंट किए जा सकते हैं, ठीक है, तो वर्मिन्स को आप हंट कर सकते हैं। सॉरी, तो वर्मिन्स जो है वो हंटेड है, तो याद रखिए। फिर शेड्यूल 6 आता है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स को नोटिफाई किया गया है, और लाइसेंस जो है इसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है उनसे लिया जाता है। कल्टिवेशन जो है उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और प्रोहिबिटिंग ऑफ पिकिंग एंड अपरूटिंग एटसेट्रा। ओके, तो शेड्यूल 6 में जो है हमारे प्लांट्स आते हैं, बाकी शेड्यूल्स में हमारे एनिमल्स और बर्ड्स आते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। शेड्यूल 2, 3, 4 में लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी और वो हंट नहीं किए जा सकते, पर शेड्यूल 5 में जो बर्मिन एनिमल्स हैं उनको हंट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और उनके 6 शेड्यूल्स। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द अमेंडमेंट, क्या अमेंडमेंट प्रोपोज किए हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि रैशनलाइज किया है हमारे शेड्यूल्स को। जो बिल में अगर हम बात करें तो हमारे जो ओरिजिनल शेड्यूल्स हैं वो 6 है, तो उन्होंने बोला है शेड्यूल को कम करके हमको 4 शेड्यूल्स बस रखने हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ शेड्यूल्स जो है उनको रिड्यूस करना है फॉर स्पेसिफिकली प्रोटेक्टेड एनिमल्स, और टू रिमूव करना है शेड्यूल फॉर वर्मिन स्पीशीज़। तो वर्मिन स्पीशीज़ के लिए जो शेड्यूल हमारा 5 है उसको रिमूव करना है। एक न्यू शेड्यूल इंसर्ट करना है जो कि हमारे साइट्स के अपेंडिक्स में लिस्टेड हो। ओके, तो ये हो गया रैशनलाइज करना है। फिर वाइल्ड एनिमल्स जो भी वर्मिन की तरह डिक्लेयर होते हैं वो डिक्लेयर किए जाएंगे बाय अ नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। कंट्रोलिंग इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो जो हमारा इम्पोर्ट, ट्रेड और प्रोसेशन है, प्रोलिफरेशन है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ का, उसको कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके। मैंने आपको पढ़ा दिया इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ कौन होती है। एन ऑफिसर कैन बी ऑथराइज टू सीज एंड डिस्पोज द इन्वेजिव स्पीशीज़। अब न्यू चैप्टर जो है वो 5B जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट्स के लिए क्रिएट किया गया है विद फॉलोइंग प्रोविजंस कि अथॉरिटी डेजिग्नेशन जो है डेजिग्नेशन अथॉरिटीज़ का वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, जैसे कि मैनेजमेंट अथॉरिटी हो गई जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देखेगी, साइंटिफिक अथॉरिटी हो गई जो हमारे जो एस्पेक्ट्स हैं एडवाइस से रिलेटेड उनको देखेगी, आइडेंटिफिकेशन मार्क हो गया एज पर साइट्स अगर बात करें तो मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो आइडेंटिफिकेशन मार्क यूज़ करेगी फॉर स्पेसिमेन, और मॉडिफिकेशन और रिमूवल जो होगा आइडेंटिफिकेशन मार्क का वो प्रोहिबिटेड है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात करें तो पर्सन जो लाइव स्पेसिमेन शेड्यूल एनिमल्स का पोजेस करता है वो उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम मैनेजमेंट अथॉरिटी। कंट्रोल ऑफ सेंचुरीज की बात करें तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो मैनेज, कंट्रोल और मेंटेन करेंगे सारे सेंचुरीज को अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर्ड एज पर गाइडलाइंस इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब न्यू सेक्शन जो है 42A जो है वो क्रिएट किया गया है फॉर सरेंडर ऑफ कैप्टिव एनिमल्स। कोई भी पर्सन अगर वॉलेंट्री सरेंडर कर रहा है किसी भी कैप्टिव एनिमल्स को चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, तो उनके लिए कोई भी कंपनसेशन पे करने की ज़रूरत नहीं है उस पर्सन को फॉर सरेंडिंग सच आइटम्स, और सरेंडर आइटम्स जो है वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट की बन जाएगी। अब पेनल्टीज़ की बात करें तो पेनल्टीज़ जो है इंक्रीज़ कर दिया है बिल ने। रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो इंक्लूडिंग फिल्म मेकिंग विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन हैबिटेट और कॉजिंग एनी एडवर्स इम्पैक्ट टू द हैबिटेट और वाइल्ड लाइफ। ये एक पर्पस है कि हमको जो है वन ऑफ द पर्पस जो है फॉर विच परमिट्स के लिए हमको ग्रांट लेनी पड़ेगी। अगर हम फिल्म बना रहे हैं तो हमको परमिट्स लेना पड़ेगा, जो कि अगर हम सेंचुरीज के अंदर रह रहे हैं। अलाउ फॉर ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव एलिफेंट्स बाय पर्सन हैविंग ऑनरशिप सर्टिफिकेट इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्टेन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, मूवमेंट जो है लाइव स्टॉक का, बोनाफाइड यूज ऑफ ड्रिंकिंग, हाउस होल्ड्स जो भी लोकल बॉडीज
करते हैं एक्सेट्रा, वो नॉन प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 9, अलाउड विदाउट अ परमिट इन द सेंचुरी, बिना परमिट के आपको सेंचुरी में लाया जाएगा। अदर चेंजेस की अगर बात करें तो स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ परमिटेड है कि वो स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। प्रीएम्बल जो है एक्ट का अमेंड किया गया है कि उसमें कंजर्वेशन और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट भी इंक्लूड किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ किया गया है कि वो कंजर्वेशन रिजर्व्स डिक्लेयर कर सकते हैं इन एरियाज जहाँ पे लीज है, अदरवाइज वो स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी बोला है कि वो इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ सकते हैं और डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूअल ऑफ एनी आर्म्स लाइसेंस, कोई भी जो आर्म लाइसेंस है उसको रिन्यूअल नहीं करना है, उसको ग्रांट नहीं करना है टू एनी पर्सन जो कि हमारे 10 किलोमीटर्स ऑफ द सेंचुरी में रिसाइड कर रहा है, एक्सेप्ट जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के ऑथराइज्ड ऑफिसर से इंटीमेशन नहीं लेता है। ओके, तो दीज आर द सम एस्पेक्ट्स जो हमारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं। अब हम प्रपोज स्ट्रक्चर और शेड्यूल्स देख लेते हैं। तो उन्होंने बोला है जो 4 शेड्यूल उन्होंने 6 से 4 शेड्यूल बोला है। तो उन्होंने शेड्यूल 1 में अगर बात करें तो एनिमल स्पीशीज जिनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी वो शेड्यूल 1 में आते हैं। शेड्यूल 2 की बात करें तो एनिमल स्पीशीज़ जो कि लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। शेड्यूल 3 की अगर बात करें तो प्लांट स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना है। और शेड्यूल 4 की बात करें तो जो भी स्पीशीज़ हमारी साइट्स के अंदर लिस्टेड है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब साइट्स क्या होता है, वो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने की ज़रूरत है। कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के बीच जो कि ड्राफ्ट किया गया है एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन 1963 में अडॉप्ट किया गया था। आईयूसीएन के मेंबर्स ने अडॉप्ट किया था। ये जो कन्वेंशन है वो फाइनली 1973 में एग्री किया गया और फोर्स में आया 1975 में। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है हमारे वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड और प्लांट से रिलेटेड, उसको इंश्योर करना है कि वो हमारे जो स्पीशीज़ का सर्वाइवल है उसको थ्रेटन ना करे। हेडक्वार्टर अगर बात बताएं तो साइट्स का सेक्रेटेरिएट जो है वो यूएनईपी एडमिनिस्टर करता है और जेनेवा और स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। मेंबरशिप की बात करें, इंडिया इसका मेंबर है, 184 पार्टीज़ है। कुछ अदर की इन्फॉर्मेशन की बात करें, ऑल्दो साइट्स जो है वो लीगली बाइंडिंग है हमारी पार्टीज पे, इन अदर वर्ड्स दे हैव टू इम्प्लीमेंट कन्वेंशंस, इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। तो मतलब भले वो लीगली बाइंडिंग है बट नेशनल लॉज जो हमारे बनते हैं उनकी जगह ये नहीं लेता है। साइट्स जो है वो इंटरनेशनल वर्क करता है बाई सब्जेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंट ऑफ सेलेक्टेड स्पीशीज टू सर्टेन कंट्रोल्स। ये स्पीशीज जो है साइट्स कवर करता है जो कि लिस्टेड है 3 अपेंडिक्स में। मतलब साइट्स के अंदर जो है 3 अपेंडिक्स आते हैं जो हमारे एनिमल्स और जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो 3 अपेंडिक्स की बात करें तो अपेंडिक्स 1 में जो है स्पीशीज़ जो थ्रेटेंड है और एक्सटेंशन है, इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड जो है उनका पूरी तरह प्रोहिबिटेड है। तो अपेंडिक्स 1 में जो भी स्पीशीज़ आती हैं उनका इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड पूरी तरह प्रोहिबिटेड है। अपेंडिक्स 2 की बात करें तो स्पीशीज़ जो थ्रेटन तो नहीं है बट थ्रेटन तो विथ एक्सटेंशन तो नहीं है बट वो बट उनके लिए जो है ट्रेड मतलब मे बिकम सो अनलेस ट्रेड इज़ रेगुलेटेड। तो इसके लिए ट्रेड की ट्रेड को रेगुलेट करने की जरूर पड़ेगी। तो इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड तो अलाउड है बट कंट्रोल्ड है। अपेंडिक्स 3 की बात करें तो स्पीशीज जो कि सब्जेक्टेड टू रेगुलेशन विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ पार्टी फॉर विच द कॉपरेशन ऑफ अदर पार्टी इज नीडेड टू कंट्रोल इंटरनेशनल ट्रेड। तो किसी भी स्पीशीज का अगर रेगुलेट करना है तो आपको अदर पार्टीज से कॉपरेशन करना पड़ेगा कि हम इंटरनेशनल ट्रेड जो है उनका रेगुलेट कर पाएँ। तो ये हो गई 3 अपेंडिक्सेस ऑफ साइट्स जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने की ज़रूरत है। फिर आते हैं रिलेटेड न्यूज़। तो वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की बात करें तो महाराष्ट्र जो है वो फर्स्ट स्टेट है जिसने अपना खुद का वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है उसको रिलीज़ किया है। तो ये प्लान जो है सजेस्ट किया गया है कि हमारे जो क्लाइमेट चेंज है उसको इंटीग्रेट करना है, एडॉप्शन को इन वाइल्ड लाइफ उसमें, ठीक है। ये प्लान जो है फोकस करेगा 12 एरियाज़ में, कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़, कंट्रोल ऑफ पोचिंग, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ठीक है। तो कंट्रोल करेगा पोचिंग। और ये अप्रूव किया गया है एन एक्सटेंशन ऑफ बाउंड्री ऑफ तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। अब आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। ओके, तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि जो हमारी प्लांट वेराइटीज हैं
प्रोटेक्शन जो है हमारी प्लांट वेराइटीज़ का और फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी का अंडर द दिस एक्ट जो है अभी रिवोक किया गया है। और उन्होंने प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट ग्रांट जो किया था उन्होंने पेप्सिको कंपनी को, वो एफसी पोटैटो वैरायटी जो हमारे लेस आपने सुना होगा, उसके लिए ना कुछ पोटैटोज़ लिए जाते हैं किसी एरिया से, तो उससे जो है वो बनाया जाता है, तो उसको आईपीआर ग्रांट किया गया था, तो वो पोटैटो जो है यूज़ नहीं कर सकते। बट अब जो है इसलिए ये न्यूज़ में है कि अभी जो उन्होंने सर्टिफिकेट ग्रांट किया था पेप्सिको को, वो अभी उन्होंने रिवोक कर दिया है अंडर दिस एक्ट। अब प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट क्या है वो देखते हैं। तो ये जो है एक्ट 2001 में बना अंडर आर्टिकल 273 क्लॉज 3 क्लॉज बी के अंदर जो एग्रीमेंट आता है ट्रिप्स के अंदर, उसके अंदर बनाया गया। ये एक्ट जो है इज़ इन कन्फर्मिटी विथ है IUCN, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज़ ऑफ प्लांट के अंदर आता है। UPOV क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करेगी, प्रमोट करेगी, इफेक्टिव सिस्टम है हमारे प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन का। और एम जो है इसका कि एनकरेज करेगी डेवलपमेंट जो है न्यू वैराइटीज़ के प्लांट्स का, उसको जो हमारे सोसाइटी को कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा। ये एक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। तो क्या इंट्रोड्यूस किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने। ठीक है, तो क्या एक्ट में कहा था, तो एक्ट ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन जो है इंडियन एग्रीकल्चर को दिया है। ये जो है वर्ल्ड का ओनली IPR लेजिस्लेशन है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बस ग्रांट नहीं करता प्लांट ब्रीडर्स बस को नहीं देता, बट ऑल्सो टू फार्मर्स को भी ये देते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये प्लांट ब्रीडर्स को भी देते हैं और फार्मर्स को भी देते हैं। ऑब्जेक्टिव अगर बताएं एक्ट का, तो ये हमारे फार्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट और रिकग्नाइज करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन, कि वो कंजर्व कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं हमारे जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको, एक्सेलरेट करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हमारी कंट्री में, हमारे प्लांट ब्रीडर्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं इन्वेस्टमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ सीड इंडस्ट्री इन द कंट्री टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल टू द फार्मर्स। अब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की अगर बात करें, तो प्रोटेक्शन जो है प्लांट वेराइटीज़ और फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी का, कि हमको सबसे पहले इस एक्ट के जो प्रोविजन है उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब जनरल फंक्शन क्या है अथॉरिटीज़ के वो देखते हैं। तो जो भी न्यू प्लांट वेराइटीज़ आ रही है उसको रजिस्ट्रेशन करना है, डेवलप करना है डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी टेस्ट गाइडलाइंस फॉर न्यू प्लांट स्पीशीज़, फैसिलिटेट करना है न्यू वेराइटीज़ जो हमारी उनका कमर्शलाइजेशन और डेवलपमेंट करना है, रिकग्नाइज करना है और रिवॉर्ड देना है फार्मर्स को, कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स को, पर्टिकुलरली ट्राइबल और रूरल कम्युनिटी को, नेशनल जीन बैंक को मेंटेन करना है टू स्टोर द सीड मटेरियल, और प्रिजर्वेशन करना है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का ऑफ इकोनॉमिक प्लांट्स एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव्स का। अब प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एपेलेट ट्राइब्यूनल जो है, इसका जो डिसीजन है वो चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में, और ये ट्राइब्यूनल जो है 1 साल के अंदर ही उसको केस को डिस्पोज करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बताएं, तो वैरायटी ऑफ सीड्स जो है एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो फुलफिल करती हैं कुछ डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को, और प्रोटेक्शन जो है इस पीरियड का 15 ईयर्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा फॉर ट्रीज के लिए, और 18 साल के लिए जो भी हमारी 18 साल के लिए इन केस ऑफ वाइन्स। एक्ट जो है कुछ रजिस्ट्रेबल प्लांट वेराइटीज़ को प्रिस्क्राइब करता है दैट कैन बी रजिस्टर्ड फॉर प्रोटेक्शन, नेमली न्यू वेराइटीज़, एक्सटेंट वेराइटी, फार्मर्स वेराइटी और एसेंशियली डिराइव्ड वेराइटी। अब राइट्स की अगर बात करें जो अंदर है इस एक्ट के अंदर बनाई गई है, तो सबसे पहला है ब्रीडर्स राइट।
अब राइट्स अंडर द एक्ट की बात करें तो ब्रीडर्स राइट्स जो है इसके अंदर एक्सक्लूसिव राइट्स जो है हमको जो हमारे रजिस्टर्ड वैरायटीज़ हैं, हमारे जो ब्रीडर्स राइट की अगर बात करें तो एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है उनको कि वो अपना प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं रजिस्टर्ड वैरायटी। उनके लिए एजेंट के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा और उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा जिसमें एक्सरसाइज सिविल रेमेडी इन केस ऑफ अगर उनका राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। फिर रिसर्चर्स राइट की बात करें तो कैन यूज़ एनी ऑफ द रजिस्टर्ड वैरायटी अंडर द एक्ट फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट और रिसर्च। ये इंक्लूड करेंगे वो वैरायटीज़ एज एन इनिशियल सोर्स ऑफ वैरायटी फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग अनदर वैरायटी, बट रिपीटेड यूज़ जो नीड्स है उसके लिए प्रायर परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। फार्मर्स राइट की बात करें तो फार्मर्स जो भी इवॉल्व हो रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं कोई भी न्यू वैरायटी, उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एंटाइटल हो जाते हैं और उनके प्रोटेक्शन के लिए सेक्शन 39 क्लॉज 1 जो है एक्ट का वो फार्मर्स को अलाउ करता है कि वो कल्टीवेट कर सकते हैं रजिस्टर्ड न्यू वैरायटीज़, और उनके पास राइट होता है कि वो अपने सेव कर सकते हैं उस भी जिसको उन्होंने वो किया है, यूज़ कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, रीशो कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और फार्म प्रोड्यूस जो है उसको सेल कर सकते हैं इंक्लूडिंग सीड्स एक्सेप्ट द ब्रांडेड सीड्स। सेक्शन 39 क्लॉज 2 जो है एक्ट का वो कंपनसेशन प्रोवाइड करता है हमारे फार्मर्स को फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ वैरायटी, और फार्मर्स जो है वो लायबल नहीं है किसी भी फ़ी के लिए अगर कोई प्रोसीडिंग हो रही है अथॉरिटी के सामने और रजिस्ट्रार और ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट के सामने अंडर द एक्ट, और ये जो है पे किया जाएगा थ्रू नेशनल जीन फंड। ओके, सो दिस इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। अब कुछ वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। So we have completed the plant varieties protection of plant varieties and farmers right act 2001. I hope आपको समझ में आ गया होगा। Now let's come to wildlife and conservation. Wildlife and conservation में जो पहला टॉपिक है that is possibly extinct species। तो बहुत सारे नंबर ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं अभी उनको पॉसिबली एक्सटिंक्ट ग्रुप में जोड़ा गया है इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ IUCN की जो रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ आती है, तो उसमें 9 कैटेगरीज से वो डिवाइड करते हैं जो भी स्पीशीज़ होती है, जैसे कि थ्रेटेंड हो गया, वल्नरेबल हो गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया, इंडेंजर्ड हो गया। तो इन सब स्पीशीज़ को अभी नंबर ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स को अभी पॉसिबली एक्सटिंक्ट नाम का एक ग्रुप है जिसमें जोड़ा गया है। अब व्हाट डज इट मीन बाय पॉसिबली एक्सटिंक्ट? तो ये टर्म जो है ये टेकन एज अ मार्कर टू एस्टिमेट व्हेन द प्रेजेंस पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज़ हैज़ डिक्लाइन। इसमें पॉसिबली एक्सटिंक्ट तब होता है जब कोई भी पॉपुलेशन किसी भी स्पीशीज़ की प्रेजेंस या पॉपुलेशन जो है उसकी डिक्लाइन हो रही है उस स्पीशीज़ की, तो हम उसको पॉसिबली एक्सटिंक्ट वाले ग्रुप में जोड़ते हैं। अब स्पीशीज़ मार्क्ड एज पॉसिबली एक्सटिंक्ट अगर बात करें तो लास्ट 1900 में असेस्ट किया था पोस्ट विच देयर प्रेजेंस एंड अपडेट टू देयर पॉपुलेशन फाउंड नहीं हुआ। अब दोज मार्क्ड एक्सटिंक्ट पोस्ट 1500 जो है उसमें ग्रीन पीफाउल आते हैं, चीता आते हैं, हेरी नोज्ड ऑटर आते हैं, बेंटेंग आते हैं, बोवॉइड फाउंड टुडे इन साउथ ईस्ट एशिया, सुमात्रन और जावन राइनो, और ओस्टियोब्रामा बेलंगिरी अ फिश स्पीशीज़ जो कि हमारे मणिपुर में एंडेमिक है। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉसिबली एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में आती हैं। अब इंडियन स्पीशीज़ जो पॉसिबली एक्सटिंक्ट है वो है टेंटा क्लेड बटरफ्लाई रे, ड्वार्फ स्वॉफिश, फायर कोलर, कोकोनट क्रैब। फिशेस की अगर बात करें तो बोवनी बैव, देवलाली मिन्नो, द डेक्कन बर्ब एंड नीलगिरी माइस्टस। बर्ड्स में अगर बात करें तो पिंक हेडेड डग, साइबेरियन क्रेन, बफी फिश आउल और मलाय आउल। तो ये जो है हमारी पॉसिबली एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है जो इंडिया की है। तो पॉसिबली एक्सटिंक्ट क्या होता है आपको वो जानने की ज़रूरत है। तो कोई भी स्पीशीज़ का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं पॉसिबली एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। ये 1900 से पोस्ट असेस किया जा रहा है, और इनको एक्सटिंक्ट पोस्ट 1500 में कौन सी इंक्लूड होती हैं वो आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है वो आपको ज़रूरी है याद करना, जैसे कि सुमात्रन और जावन राइनो हो गए, ठीक है, और चीता हो गया, चीता के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। फिर पिंक हेडेड डग हो गई, साइबेरियन क्रेन हो गई, क्योंकि ये सब जो स्पीशीज़ हैं ये हमेशा न्यूज़ में रहती है। ओके, अब IUCN के बारे में जानते हैं क्या है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1948 में बना था। याद रखिए कब बना था, 1948
1948 में बना था, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें ऑब्जेक्टिव यही है कि हमको नेचर को कंजर्व करना है और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमको मूव आउट करना है। तो आपने जितने भी हमने एनवायरमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स पढ़े होंगे, जितना भी हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, उन सबका ऑब्जेक्टिव जो है कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ फोकस कर रहा है। तो इस ये भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेचर की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब उधर ले जा रहा है अपने ऑब्जेक्टिव्स को। हेडक्वार्टर की बात करें तो ग्लान स्विट्जरलैंड में है IUCN का। मेंबरशिप की बात करें तो 1400 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी दोनों को मिला के, और इंडिया जो है वो भी मेंबर है। तो याद रखिएगा, सिर्फ गवर्नमेंट मेंबर नहीं है, इसके अंदर सिविल सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो भी मेंबर बनती हैं। अब अदर की इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो एवरी 4 एरियाज में IUCN जो है वो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है वो कन्वीन करता है, जो भी ग्लोबल कंजर्वेशन एजेंडा है उनको सेटअप करने के लिए। IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज जो है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन दैट इंडिविजुअल स्पीशीज ऑफ एनिमल, फंगस एंड प्लांट फेसेस। ठीक है, तो जो भी वो फेस करते हैं। अब कैटेगरीज जो IUCN रेड लिस्ट के अंदर आती है, पहली है एक्सटिंक्ट, दूसरी है थ्रेटेंड, तीसरी है लीस्ट कंसर्न। तो एक्सटिंक्ट में अगर बात करें तो एक्सटिंक्ट आते हैं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड आता है। ठीक है, तो एक्सटिंक्ट में कौन कौन सी आती है? एक्सटिंक्ट आता है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड आती है, याद कर लीजिए। एक्सटिंक्ट वो होती है कि कोई भी लास्ट इंडिविजुअल जो हमारा बचा था किसी स्पीशीज का वो भी मर चुका हो, और ऐसा कोई भी नहीं हो कि हम ऐसा कहीं भी नहीं हो कि हमको वो स्पीशीज मिले, तो उसको हम एक्सटिंक्ट बोलते हैं। मतलब कोई भी रीजनेबल डाउट नहीं है कि वो जो लास्ट स्पीशीज थी उस स्पीशीज की कि वो मर चुकी है, तो उसको एक्सटिंक्ट में जोड़ते हैं। फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड की बोले कि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब वही होता है कि जो हमारी कैप्टिविटी में सर्वाइव कर रहा हो, कल्टीवेशन और वेल आउटसाइड इट्स नेचुरल रेंज, तो उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी इसी के अंदर आता है, फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, मतलब ज़्यादा रिस्क है कि वो ख़त्म हो जाएगी आगे जाके, तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोलेंगे। अब थ्रेटन की बात करें तो थ्रेटन में 3 चीज़ें आती, क्रिटिकली वो एंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड नियर थ्रेटन। तो एंडेंजर्ड की बात करें तो जो भी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन वाइल्ड फेस कर रही हैं उनको बोलेंगे एंडेंजर्ड। वल्नरेबल में बोलेंगे कि हाई रिस्क एक्सटेंशन ही फेस करें तो वो वल्नरेबल में आएंगी। नियर थ्रेटन की बात करें तो क्लोज टू क्वालिफाई और likely to qualify for a threatened category in the near future। तो मतलब ये कहीं ना कहीं threatened category में बिलोंग करेंगी, तो इसलिए near threatened में। अब लीस्ट कंसर्न की बात करें तो लीस्ट कंसर्न में पॉपुलेशन जो भी स्टेबल एनफ हो दैट इट अनलाइकली टू फेस एक्सटेंशन इन नियर फ्यूचर, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसको फ्यूचर में कोई एक्सटेंशन के लिए मतलब एक्सटेंशन फेस करे, तो ये जो है लीस्ट कंसर्न में आती है। अब डेटा डिफिशिएंट में कोई भी एनफ इंफॉर्मेशन नहीं है और ऑन एबेंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन टू एस्टिमेट इट्स रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, तो कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है, तो इसको डेटा डेफिशिएंट बोलेंगे। तो दीज आर द कैटेगरीज जो IUCN रेड लिस्ट के अंदर आती है। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द अदर की अपडेट्स बाय IUCN। तो ओवर 900 स्पीशीज एनिमल्स की अभी एक्सटिंक्ट हो गई हैं। IUCN ने ऑफिशियली लॉन्च किया है ग्रीन स्टेटस। किसने लॉन्च किया है ग्रीन स्टेटस? किसने लॉन्च किया? IUCN ने लॉन्च किया है। ये फर्स्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो हमारी स्पीशीज रिकवरी को एक्सेस करेगा और मेजर करेगा कंजर्वेशन इम्पैक्ट। ये रिप्रेजेंट किसने किया है? स्पीशीज रिकवरी स्कोर जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, और बाय 4 कंजर्वेशन इम्पैक्ट मैट्रिक्स ने मिलके ये मैट्रिक्स जो है वो क्वांटिफाई किया जाता है एज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रीन स्कोर ऑफ द स्पीशीज इन डिफरेंट टाइम स्टेप्स और अंडर डिफरेंट सिनेरियो। अब कुछ ग्रीन स्टेटस स्पीशीज जो अगर बात करें कौन कौन सी है, तो पिंक पिजन है, बोरोइंग बेटोंग है, सुमात्रन राइनो है। ठीक है, तो पिंक पिजन जो है मॉरिशस में है, बोरोइंग बेटोंग जो है ऑस्ट्रेलिया में है, सुमात्रन राइनो जो है वो इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रन और बोर्नियो में है। स्पीशीज जिनका स्टेटस अभी चेंज हो गया है, तो कोमोडेगॉन जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड है जो कि सिर्फ इंडोनेशिया में मिलता है। अभी वो वल्नरेबल कैटेगरी से उसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में मूव कर गया है, तो कोमोडो ड्रैगन जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में उसको मूव किया गया है। एल्बाकोर टूना और येलो फिन टूना की बात करें तो वो नियर थ्रेटन से लीस्ट कंसर्न में आए हैं। याराकुड डे गेको जो है लीस्ट कंसर्न से एंडेंजर्ड में आए हैं। सतारा गेको जो है वो वल्नरेबल से क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आए। येलो मॉनिटर की बात करें तो लीस्ट कंसर्न से एंडेंजर्ड में आए। देखिए, हर चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी स्पीशीज़ एंडेंजर्ड है, कौन सी स्पीशीज़
चीज़ लीस्ट कंसर्न है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। बट एक चीज़ आप याद रखें कि आप कोई सुपर मैन या सुपर विमेन नहीं है कि आप सारी चीज़ें याद कर लेंगे। आपको क्या होता है कि हमको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके चीज़ों को पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा इकोनॉमी से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो हमको इकोनॉमी अच्छे से पढ़ना चाहिए, और किस पार्ट से इकोनॉमी से ज़्यादा आ रहे हैं तो हमको वो पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि पॉलिटी से क्या आ रहे हैं, तो पॉलिटी से बेसिक क्वेश्चन जनरली आते हैं तो वो पढ़ना चाहिए। और करंट अफेयर्स जो है तो वो तो मैंने पढ़ा ही दिया है। अब एनवायरनमेंट की अगर बात करें कि इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो इम्पॉसिबल है कि हम उनको रट पाएँ, किस एंडेंजर्ड, तो आप एक क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप स्किप करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स में बहुत अंतर आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट अगर आपको अच्छे से आ रहे हैं तो आप ये जो डेंजर्ड वाला पार्ट है, इसको जितना टाइम लगता है रटने में उतना बेटर है कि आप कुछ और पढ़ लें। तो थोड़ा सा आप एनालिसिस करिए। वैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, बट आप ये चीज़ें देख के पढ़िएगा, पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है अगर आपने और चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अब रिसेंटली अगर बात करें तो चेंज किया गया है IUCN स्टेटस में 5 वर्ड जो स्पीशीज़ है उनको। तो फिंस वेवर की बात करें तो IUCN स्टेटस जो है उनका एंडेंजर्ड है। पहले क्या था, वल्नरेबल कैटेगरी में बिलोंग करते थे, अब एंडेंजर्ड में है। ये प्राइमरली जो हमारे तराई ग्रासलैंड है उत्तराखंड का और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे मिलते हैं। डिस्ट्रक्शन जो है तराई हैबिटेट का, इनका डिस्ट्रक्शन होता है, ये प्राइमरी रीज़न है इनके डिक्लाइन का। और देयर आर मेयरली 1000 वर्ड्स जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में बची हैं, हाफ ऑफ विच आर इन इंडिया, ठीक है। तो IUCN स्टेटस इनका एंडेंजर्ड है। लेसर फ्लोरिकॉन, ये इंपॉर्टेंट है, IUCN स्टेटस इनका क्रिटिकली एंडेंजर्ड किया गया है, पहले एंडेंजर्ड था। तो लेसर फ्लोरिकैन जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये सिर्फ इंडिया में फाउंड होती है, पर्टिकुलरली राजस्थान और गुजरात में। ये सरवाइव करती है ड्राई ग्रासलैंड ऑफ लोलैंड एरियाज, बट रैपिड कन्वर्जन जो है ग्रासलैंड का एग्रीकल्चर लैंड में, इनका शार्प डिक्लाइन का कॉज है। फिर निकोबार इंपीरियल पिजन, इनका जो IUCN स्टेटस है नियर थ्रेटेंड है, पहले लीस्ट कंसर्न था। ये सिर्फ निकोबार आइलैंड का जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहीं बस मिलते हैं। फिर ग्रीन इंपीरियल पिजन की बात करें तो IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड है, पहले लीस्ट कंसर्न था। ये इंडिया, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया हर जगह मिलते हैं, और दे आर फाउंड इन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स और ग्रासलैंड। और ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है स्टेट्स जो कि कोस्ट के अलॉन्ग है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अंडमान एंड निकोबार इंडिया आइलैंड। फिर माउंटेन हॉक ईगल की बात करें तो इसका उस IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड है और अर्लियर लीस्ट कंसर्न थे। ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडो चाइना, साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना, जापान, इंडोनेशिया में मिलते हैं। और ये ऑब्जर्व्ड है कि ये माउंटेन में रहते हैं जहाँ पे एल्टीट्यूड 400 मीटर से ज़्यादा रहता है, मेनली इन हिमालयन रीजन में ये ज़्यादा मिलते हैं। तो माउंटेन हॉक ईगल से ही समझ में आ रहा होगा कि माउंटेन्स में रहते हैं, तो माउंटेन वाली जगह पर रहते होंगे। याद कर लीजिए, लेसर फ्लोरिकॉन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत क्रिटिकली एंडेंजर्ड वर्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और पर्टिकुलरली सिर्फ ओनली इंडिया में पाई जाती है, राजस्थान और गुजरात में, ठीक है, ड्राई ग्रासलैंड में। ओके, तो दीज आर द स्पीशीज। नाउ लेट्स कम टू कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ऑन द ओकेजन ऑफ ग्लोबल टाइगर डे 2021, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने अभी अनाउंस किया है कि कैट्स जो प्रोग्राम है उसको एक्रीडिएशन दिया जाएगा फॉर 14 आउट ऑफ इंडियाज 51 टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो कैट्स को जो है हमारे 51 टाइगर रिजर्व है, तो याद कर लीजिए, पहला तो यही फैक्ट हो गया कि हमारे यहाँ कितने टाइगर रिजर्व हैं, 51 टाइगर रिजर्व है, उसमें से 14 टाइगर रिजर्व को अभी कैट्स का एक्रीडिएशन दे दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने दिया है। मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो 14 रिजर्व्स कौन कौन से जिनको दिया है, तो सबसे पहला था मानस, काजीरंगा, ओरांग जो कि आसाम में है, तीनों कहाँ पे है, आसाम में। सुंदरवंस वेस्ट बंगाल में है, वाल्मीकि बिहार में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है, पन्ना, कान्हा, सतपुरा, पेंच मध्य प्रदेश में है, अन्नामलाई, मुदुमलाई तमिलनाडु में है, परम्बिकुलम केरला में है, और बंदीपुर कर्नाटका में है। अब थीम क्या था इंटरनेशनल टाइगर डे का इस बार, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, तो उनका सर्वाइवल जो है हमारे हाथ में है, तो ये जो है थीम था। अब अबाउट कैट्स प्रोग्राम है क्या वो देख लेते हैं। कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड, मतलब सारी कंट्रीज जिन जो टाइगर कंट्रीज हैं उनसे एक्सेप्ट किया गया है, एक टूल है जो कि कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड बनाता है हमारे टाइगर्स को मैनेज करने के लिए और उनका असेसमेंट करने के लिए। ओके, टाइगर जो है ये फर्स्ट स्पीशीज़ है जो इस इनिशिएटिव के अंदर सेलेक्ट की गई, और भी स्पीशीज़ सेलेक्ट की गई जैसे लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड, ये भी सेलेक्ट किया गया है, बट टाइगर जो है ये पहली स्पीशीज़ है जो इसके अंदर सेलेक्ट की गई है।
ये लॉन्च हुआ था 2013 में, 125 साइट्स में इम्प्लीमेंट हुआ था इंक्लूडिंग 94 इन इंडिया। ग्लोबल टाइगर फोरम और वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया जो है वो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है हमारे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, जो कैट्स असेसमेंट के लिए बनी है। ठीक है, तो ग्लोबल टाइगर फोरम, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया जो है वो हमारी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनरशिप है विथ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये अडॉप्ट किया गया था फॉर यूज बियॉन्ड टाइगर्स इंक्लूडिंग पोटेंशियली जैगुआर्स, लायन, फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स। तो इन सब भी इस स्कीम के अंदर आती है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैट्स जो है कैट्स जो है टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, टाइगर जो है पहली स्पीशीज जो इसके अंदर जुड़ी। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया एंड ग्लोबल टाइगर फोरम और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये तीनों मिलकर इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती हैं। और ये जो है बियॉन्ड टाइगर्स भी कुछ उनको सेलेक्ट मतलब उनको कंजर्व करता है, जैगुआर्स, लायंस, फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स। तो ये सब हो गए हमारे कैट्स के अंदर। तो दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको रिमेंबर करके रखनी है। अब अबाउट इंडियन टाइगर एंड रॉयल बंगाल टाइगर और पैंथेरा टिग्रिस के बारे में जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए जितने भी हमारे बहुत की स्टोन स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल टाइगर हो गए, ठीक है, चीता हो गए, एलिफेंट हो गए, ये सब जो है हमारे यहाँ एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, चीता को छोड़ के, क्योंकि चीता एक्सटिंक्ट हो गया है हमारे यहाँ से। तो जितने भी बड़ी स्पीशीज़ हैं आपको उनको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एंडेंजर्ड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो ये याद कर लीजिए, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, ये सब एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो ये एक ट्रिक है जो मैंने आपको बता दी। प्रोटेक्शन स्टेटस अगर बात करें तो ये एंडेंजर्ड में आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो मैंने पढ़ाया था उसके शेड्यूल 1 में आते हैं। शेड्यूल 1 में मैंने बताया था मैंने कि एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन जो है जिन एनिमल्स को दिया जाता है वो शेड्यूल 1 में आते हैं, और उन एनिमल्स को जो है उनकी हंटिंग जो है वो अलाउड नहीं होती है। और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ये होते हैं। थ्रेटन विथ एक्सटेंशन जो है उसके अपेंडिक्स 1 में आते हैं। साइट्स भी मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है, ये जो है टाइगर स्पीशीज है जो इंडिया में रहती है। हैबिटेट अगर बात करें तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है बंगाल टाइगर की वो इंडिया में ही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट द स्मॉलर ग्रुप ऑफ जो टाइगर्स हैं वो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में भी पाए जाते हैं, और ये चाइना और बर्मा में भी प्रेजेंट है कुछ एरियाज में। इंडिया की अगर बात करें तो 70% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन जो है इंडिया में ही पाई जाती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन टाइगर पॉपुलेशन की इंडिया में बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। उसके बाद कर्नाटका, उत्तराखंड। फिर लार्जेस्ट कंटिगुअस टाइगर पॉपुलेशन की बात करें तो वो वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, जहाँ जो कि नागरहोल, बंदीपुर, वयनाड, मुदुमलई, सत्यमंगलम जो है ये ब्लॉक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो नागरहोल, बंदीपुर, वयनाड, मुदुमलई और सत्यमंगलम। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तराखंड में, जहाँ पे हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी पाई जाती है। ठीक है, हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी पाई जाती है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो टाइगर्स जो है बोथ फ्लैगशिप और अम्ब्रेला स्कीम है स्पीशीज़ है। एज अ फ्लैगशिप स्पीशीज़ इसका कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज अ अम्ब्रेला स्पीशीज़ इनका कंजर्वेशन कहीं ना कहीं कंजर्वेशन जो है अदर स्पीशीज़ का भी करता है, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इसके इंपॉर्टेंट हो गए। कंजर्वेशन मेजर्स की अगर बात करें तो इंडिया जो है अभी प्रोजेक्ट टाइगर उन्होंने लॉन्च किया था, एम स्ट्राइप्स। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कि और टाइगर को उन्होंने नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर किया है। ग्लोबली अगर बात करें तो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है, जो कि टाइगर जो हमारी 13 टाइगर इनहेबिटेंट कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर लॉन्च किया है। अब 13 टाइगर इनहेबिटेंट कंट्रीज़ आपको याद होना चाहिए, मैं ये बोल रही हूँ, बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो ये जो इधर की जितनी भी कंट्रीज़ है ना, ये वाली कंट्रीज़ जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे हर जगह टाइगर्स बिलोंग करते हैं। अब 13 कंट्रीज़ में टाइगर है। इन 2010 कंट्रीज़ ने प्लेज किया कि हमको जो टाइगर पॉपुलेशन है उसको डबल करना है बाय 2022। तो चाइनीज़ ईयर ऑफ द टाइगर उसको बोलते हैं, अंडर पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। और इंडिया ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है डबलिंग टाइगर को डबल करने का काउंट। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। अब ग्लोबल टाइगर फोरम, इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेशन कंजर्वेशन प्रोग्राम, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, ये सब भी लॉन्च किए गए हैं।
अब डिड यू नो की अगर बात करें तो वाइल्ड टाइगर्स जो हैं जनरली सॉलिटरी एनिमल्स होते हैं, बट मोहर टाइगर्स जो हैं वो अपने कब्स में रहते हैं फॉर अबाउट 2 years एंड टीच देम टू, उनको फिर हंट करने को सिखाया जाता है। ओके, TX2 एग्रीमेंट भी मैंने बताया था कि मैंने जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने बोला था पीलीभीत कुछ को फर्स्ट TX2 अवार्ड मिला है, तो TX2 भी उसी का है कि हमको टाइगर की पॉपुलेशन डबल करनी है बाई 2022 तक, और इंडिया ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। अब आते हैं रिलेटेड न्यूज़ में, तो ब्लैक टाइगर्स की बात करें तो ये ब्लैक टाइगर्स कहाँ मिलते हैं, तो ये सिर्फ सिम्पलीपाल जो टाइगर रिजर्व है उड़ीसा का, वहाँ बस फाउंड हुए हैं। याद कर लीजिए सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है, उड़ीसा में है, और कहाँ मिलते हैं ब्लैक टाइगर, सिर्फ वहीं मिलते हैं। तो अभी रिसेंट स्टडी की अगर बात करें जो नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस ने लिया है, एक सिंगल जेनेटिक म्यूटेशन जो है उन टाइगर्स में देखा गया है, जिसके कारण उनके ब्लैक स्ट्रिप्स बनते हैं और वो बढ़ते हैं और वो स्प्रेड होते हैं। ठीक है, तो सिम्पलीपाल स्मॉल एंड आइसोलेटेड टाइगर पॉपुलेशन जो है लेड टू इनब्रीडिंग एंड एनॉमलस फेनोटाइप कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड एंड मर्ज्ड स्ट्राइप्स। तो लॉस जो है हमारे जेनेटिक डाइवर्सिटी की वो एविडेंट है फ्रॉम लो हेट्रोजाइगोसिटी इन सिम्पलीपाल कंपेयर टू सेंट्रल इंडिया। ओके, अब आते हैं ऑल इंडिया एलिफेंट एंड टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज, तो हमने वो पढ़ लिया। अब ये देखते हैं, तो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट डे में मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने ऑल इंडिया एलिफेंट एंड टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेशन 2022 की एक्सरसाइज निकाली है। मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो करंट पॉपुलेशन जो है एस्टिमेशन, वो कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं एलिफेंट्स के लिए, जो कि लार्जली बेस्ड है स्टेट्स पे डायरेक्टली काउंटिंग द नंबर ऑफ एलिफेंट्स। अब एम स्ट्राइप्स जो है वो GPS सिस्टम यूज़ करता है, रिमोट सेंसिंग यूज़ करता है, GPRS टेक्नोलॉजी यूज़ करता है टाइगर एस्टिमेशन के लिए। अदर टेक्निक्स जो है कैमरा साइटिंग, ट्रैपिंग, काउंटिंग फुट मार्क्स, ये सब वगैरह टेक्निक्स है। अब एशियन एलिफेंट की अगर बात करें तो एशियन एलिफेंट जो है हमने बताया था कि एलिफेंट जो है हमारे एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो हमारे जो एशियन एलिफेंट है वो एंडेंजर्ड में आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में आते हैं और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। ये जो है तीन सब स्पीशीज़ है हमारे एशियन एलिफेंट की। पहली है इंडियन, दूसरा है सुमात्रन, तीसरा है श्रीलंकन, और ये हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया है। नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया है हमारा एशियन एलिफेंट। अब कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1992 में लॉन्च की गई थी एलिफेंट्स को प्रोटेक्शन के लिए, उनके हैबिटेट और उनके कॉरिडोर्स को। एलिफेंट सेंसस जो है वो हर 5 साल में एक बार कराया जाता है, और अगर हम बताएं तो 32 एलिफेंट रिजर्व है हमारे इंडिया में, 51 टाइगर रिजर्व है और 32 एलिफेंट रिजर्व है हमारे इंडिया में। अब डिस्ट्रीब्यूशन अगर बात करें एलिफेंट पॉपुलेशन के इंडिया में, तो इंडिया में मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन एशियन एलिफेंट है। सदर्न रीजन में जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन को अकाउंट करते हैं। और हाईएस्ट पॉपुलेशन अगर बात करें तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट की पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, याद कर लीजिए, कर्नाटका में टाइगर की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में, कर्नाटका, फिर उत्तराखंड में पाई जाती है, बट जो हमारे एलिफेंट की पॉपुलेशन है वो हमारी कर्नाटका में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फिर आसाम, फिर केरला में, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, इसलिए मैं एम्फोसाइज कर रही हूँ कर्नाटका में सबसे ज़्यादा, फिर आसाम, फिर केरला में। अब कैरेक्टरिस्टिक अगर बात करें तो एशियन एलिफेंट जो है बहुत इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं, जिनके पास स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स होता है, बहुत कम्युनिकेशन जो है उनका सफिस्टिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, इंक्लूडिंग टूल यूज़ और एबिलिटी टू फील ग्रीफ एंड कंपैशन। ये अपना हर्ड्स फॉर्म करते हैं ऑफ रिलेटेड फीमेल्स, दे आर लेड बाई ओल्डेस्ट फीमेल, जिनको मैट्रियार्क बोला जाता है। दे हैव लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड ऑफ ऑल एनिमल्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो बहुत लॉन्गेस्ट होता है। एडल्ट मेल एशियन एलिफेंट जो है वो लेस सोशल होते हैं देन फीमेल से, याद रखिए फीमेल ज़्यादा सोशल होती हैं। दे एंटर मस्ट अ मेट सर्चिंग स्ट्रैटेजी मेल्स एनुअली। ठीक है, तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक। अब डिफरेंस बिटवीन एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट की बात करें तो हमने बताया कि एशियन एलिफेंट हमारे एंडेंजर्ड होते हैं, और अफ्रीकन एलिफेंट की अगर बात करें तो 3 टाइप के सवाना एलिफेंट जो है वो भी एंडेंजर्ड है, फॉरेस्ट एलिफेंट जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो अफ्रीकन एलिफेंट में बात करें तो सवाना एलिफेंट क्या है, एंडेंजर्ड है, फॉरेस्ट एलिफेंट जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। साइज़ की बात करें तो जो हमारे एशियन एलिफेंट है वो स्मॉलर साइज़ के होते हैं, जिनका वेट जो है 3000 to 6000 kg होता है, बट हमारे अफ्रीकन एलिफेंट लार्जर साइज़ के होते हैं, जिनका वेट 4000 से 8000 kg तक होता है। ईयर्स की बात करें तो स्मॉल राउंडेड ईयर्स होते हैं हमारे एशियन एलिफेंट के, अफ्रीकन एलिफेंट के लार्ज फैन शेप्ड ईयर्स होते हैं। फोरहेड की बात करें तो ट्विन डोम्ड हेड होता है विथ एन इंटेंडेड रनिंग अप द सेंटर ऑफ देयर हेड। ठीक है,
और ये इनका सिंगल डोम शेप होता है। स्किन की बात करें तो कंपैरेटिवली स्मूथर स्किन होती है इनकी, और इनकी स्किन रिंकल्ड होती है। टस्क की बात करें तो ओनली सम मेल एशियन एलिफेंट हैव टस्क, उन्हीं बस के टस्क होता है, सिर्फ मेल, याद रखिएगा, एशियन एलिफेंट जो मेल होते हैं उन्हीं बस के टस्क होता है। और सॉरी, वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो टस्क क्या है, टस्क का मतलब, सॉरी मेरे को थोड़ा सा सर्दी है, तो टस्क जो है उसको दांत बोलते हैं। ठीक है, तो ओनली मेल एलिफेंट्स जो होते हैं उन्हीं बस के होते हैं टस्क। टस्क जो है वो एब्सेंट होते हैं फीमेल के, याद रखिएगा, फीमेल के एब्सेंट होते हैं। अब अफ्रीकन एलिफेंट की अगर बात करें तो दोनों मेल और फीमेल दोनों के टस्क होते हैं। बैक शेप की बात करें तो कॉन्वेक्स शेप होता है। एशियन एलिफेंट जो होता है टॉलेस्ट होते हैं उस पॉइंट से, और अफ्रीकन एलिफेंट की बात करें तो कॉन्केव डिप होता है। इन ब्लैक अफ्रीकन एलिफेंट इज टॉलेस्ट एट द शोल्डर। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट। नाउ लेट्स कम टू रिलेटेड न्यूज़। तो प्रोजेक्ट रीहैब जो है, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रीहैब किसके लिए लॉन्च किया गया है, आपको वो पता होना चाहिए। तो हमारी जो एलिफेंट पॉपुलेशन है उसके लिए लॉन्च किया गया है। अब खादी और विलेज इंडस्ट्री ने अभी ये प्रोजेक्ट जो है रेप्लिकेट किया है आसाम में। जब कर्नाटका में सक्सेस उन्होंने देखा कि इस प्रोजेक्ट को सक्सेस मिली है, तो उन्होंने आसाम में इसको रेप्लिकेट किया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर बी फेंसेस को क्रिएट किया जाएगा। हनी बीज जो होती है ना, एक फेंसेस लगाया जाएगा जैसे हम बॉर्डर एरियाज पे लगाते हैं, उन फेंसेस में बीज के फेंसेस लगाए जाएंगे, मतलब बीज के जो वो है छत्ते वगैरह वो लगाए जाएंगे, क्रिएट किए जाएंगे बाय सेटिंग अप बी बॉक्सेस इन अ पैसेज वे, जहाँ पे एलिफेंट जो है पास करते हैं और ह्यूमन वहाँ तक आते हैं और एलिफेंट वहाँ तक आते हैं। अब बॉक्सेस जो हैं वो किस स्ट्रिंग से कनेक्ट रहेंगे, जैसे ही एलिफेंट जो है उसको पास करने की कोशिश करेगा तो बीज जो है वो पूरी तरह फैल जाएंगे, जिसके कारण टू फॉर्म द एलिफेंट हर्ट्स एंड डिसवेड देम फ्रॉम फर्दर प्रोग्रेसिंग फर्दर। तो मतलब वो बाद में फिर प्रोसेस नहीं कर सकते। ये कॉस्ट इफेक्टिव वे है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना विदाउट कॉजिंग किसी हार्म, बिना कॉज किए एलिफेंट या फिर ह्यूमंस को। अब लेमरू एलिफेंट रिजर्व जो है वो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि वो जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व है उसका एरिया को रिड्यूस करेंगे फ्रॉम 1995 स्क्वायर किलोमीटर टू 450 स्क्वायर किलोमीटर। अब लेमरू एलिफेंट रिजर्व जो है वो प्रपोज किया गया है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए इन कोरबा रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। एज एलिफेंट जो है रेगुलरली मूव करते हैं झारखंड से उड़ीसा, फिर उड़ीसा से चंडीगढ़। ये एरिया जो है प्रपोज किया है अंडर दिस रिजर्व, ये हसडियो अरण्य फॉरेस्ट का पार्ट है, जो कि बहुत डाइवर्स बायोजोन है, बहुत रिच है हमारे कोल डिपॉजिट के लिए। ठीक है, तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व याद करना है आपको, छत्तीसगढ़ में है, उसके आगे पीछे कुछ याद नहीं करना। लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। फिर आते हैं नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। तो अभी इंडिया का और एशिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है बिहार में सेटअप किया गया है, पटना यूनिवर्सिटी में। ये सेंटर जो है वो गंगा के बैंक पे सिचुएटेड है और इसको सेटअप किया गया है एज़ पर रिकमेंडेशन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुई थी प्रोजेक्ट डॉल्फिन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एज़ पर द कमिटी की बात करें तो बिहार जो है उसके कुछ नेचुरल एडवांटेज हैं, बिकॉज वो 50% ऑफ द वर्ल्ड रिवर डॉल्फिन जो पॉपुलेशन है उसको अकाउंट करता है, और ये फर्स्ट टाइम प्रपोज हुआ है 2011 में। अब गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में हम जान लेते हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो हमारी एंडेंजर कैटेगरी में आती है। तो याद रखिएगा जो तीनों डॉल्फिन हैं, गैंगेटिक डॉल्फिन, इरावडे डॉल्फिन और एक और डॉल्फिन है, वो तीनों जो है एंडेंजर कैटेगरी में ही बिलोंग करती है। तो याद रखिए ये ट्रिक है, तीनों डॉल्फिन एंडेंजर कैटेगरी में बिलोंग करती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, और ये जो स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम है उसमें भी लिस्टेड है। अब गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो है इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, जो कि 2009 में डिक्लेयर किया गया था। ये जो है वन ऑफ द 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन में से एक है वर्ल्ड की। अदर 3 हैं बैजी इन यांगसे रिवर इन चाइना, बोटो इन अमेजॉन रिवर और भूलन इन इंदस रिवर इन पाकिस्तान। अब हैबिटेट की बात करें तो ये जो है एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मतलब इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में मिलती हैं, भूटान नेपाल यहीं बस मिलती हैं, और ये गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर में मिलती हैं। कर्नाफुली संगू रिवर सिस्टम में मिलती हैं जो इंडिया और बांग्लादेश का है, वाइल कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो कर्नाली और सप्तकोशी रिवर्स नेपाल में भी मिलती हैं।
कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो इकोसिस्टम होता है, वाटर इकोसिस्टम, उसको रिप्रेजेंट करती है कि वो हेल्दियर है या नहीं, बिकॉज ये फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में रहती हैं। ये ब्लाइंड होती हैं और ये अपना प्रे खुद फाइंड करती हैं इन रिवर वाटर थ्रू इकोहुलेशन। अब इकोहुलेशन एक टेक्निक है जो कि बैट्स और डॉल्फिन यूज़ करते हैं और कुछ अदर एनिमल्स यूज़ करते हैं कि अपना लोकेशन जो है वो डिटरमाइन करें यूजिंग रिफ्लेक्टेड साउंड, जो भी साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके थ्रू। यूजुअली ये टर्बुलेंट वाटर्स में फाउंड होती है वेयर देयर आर एनफ फिश, जहाँ पे होती है फॉर देम टू फीड ऑन। ये उस जोन में रहती हैं जहाँ पे कोई भी मतलब बहुत कम या बहुत कोई भी करंट फ्लो ना हो रही हो कि उनकी एनर्जी जो है सेव हो पाए। इफ़ दे सेंस डेंजर तो ये जो है डीप वाटर में चली जाती हैं और स्विम फ्रॉम नो करंट जोन टू एजेस टू हंट फॉर फिश एंड रिटर्न। बीइंग अ मैमल अगर बात करें तो ये जो है वाटर के अंदर ब्रीथ नहीं कर पाती और कैनॉट ब्रीथ इन वाटर एंड मस्ट सरफेस एवरी 30 to 120 सेकेंड्स, क्योंकि वो बार बार सरफेस पे आती हैं। बिकॉज ऑफ साउंड इट प्रोड्यूसेस व्हेन ब्रीथिंग, जब भी वो ब्रीथ करती है तो कुछ साउंड प्रोड्यूस करती है। तो एनिमल जो है उनको इस प्रॉपरली रेफर टू एज सोन्स, सूसू सूसू इसीलिए बोला जाता है कि वो जो है कुछ साउंड रेफर करती है। जनरली फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा बड़ी होती हैं मेल से, और ये हर 2 या 3 साल में एक काफ को बर्न कर मतलब बर्थ देती हैं। तो ये हो गई हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अब जो थ्रेट फेस कर रही हैं हमारी डॉल्फिन, तो पोचिंग जो है डॉल्फिन ऑयल के लिए बहुत किया जा रहा है। यूज एज फिश अट्रैक्टेंट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बैराजेस, डैम्स वगैरह आपको कर रहे हो, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अनइंटेंशनल किलिंग थ्रू एंटेंगलमेंटेड फिश गियर, फिश गियर जो आप फेंकते हो तो उसमें कहीं ना कहीं उसके कारण भी किलिंग होती है। फ्रेगमेंटेड पॉपुलेशन जो है क्रिएटेड, फ्रेगमेंट जो इनकी पॉपुलेशन है वो फ्रेगमेंट हो रही है, मतलब कहीं कुछ पॉपुलेशन एक जगह, कुछ पॉपुलेशन एक जगह, बिकॉज ऑफ डैम बैराजेस, जिसके कारण उनका हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है। ओके, तो दीज आर द थ्रेट। नाउ लेट्स कम टू कंजर्वेशन मेजर्स। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने अभी गंगा रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन एक्शन प्लान जो है 2010-2020 का इम्प्लीमेंट किया है। अब प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो 2020 में अनाउंस किया गया था ऑन द लाइन्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, डॉल्फिन पॉपुलेशन को एनहांस करने के लिए। ये इम्प्लीमेंट कौन करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। ये इन्वॉल्व करेगा जो भी हमारे एक्वेटिक हैबिटेट है, जो भी हमारे डॉल्फिन हैं, उनके कंजर्वेशन करना है थ्रू यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है, और एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है। ये इंगेज करेंगे फिशरमैन और अदर रिवर ओशन डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है उनको, कि वो जो है उनको क्या उनको इंगेज करके उनको ये बोलेंगे कि प्रोटेक्शन करना है और विल स्ट्राइव फॉर इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़। अब अदर डॉल्फिन जो इंडिया में मिलती हैं, तो पहला है इंडस रिवर डॉल्फिन। तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, जो कि मैंने बताया आपको। दे आर ओनली फाउंड इन उस लोअर पार्ट जो होता है इंडस रिवर का पाकिस्तान में, वहाँ पे बस मिलती है, और रिवर व्यास में और कुछ ट्रिब्यूटरी जो है पंजाब में उसमें मिलती हैं। ये जो है मडी वाटर में रहती है और फंक्शनली ब्लाइंड रहती है। और डॉल्फिन जो है स्टेट एक्वेटिक एनिमल है हमारे पंजाब का। फिर इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन, ये भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। ये प्रेफर करती है शैलो और नियर शोर वाटर ऑफ कंट्रीज, जो कि इंडियन ओशन में और फ्रेश वाटर में। और ये बहुत दूर शोर से अगर बहुत दूर है तो तब वो नहीं मिलती। ये सिर्फ जनरली कोस्टल वाटर्स में मिलती है ऑफ साउथ अफ्रीका, इन साउथ नॉर्थवर्ड अराउंड द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, थ्रू आउट द मिडिल ईस्ट और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अब इरावडे डॉल्फिन, वो भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। तो मैंने बोला ना, जितनी भी डॉल्फिन है वो चारों एंडेंजर्ड कैटेगरी में ही आती है। तो IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। ये इरावडे रिवर में रहती है। ये गंगा और चिलिका लेक, साउथ एशिया मेकोंग रिवर में भी मिलती हैं। ये जनरली एस्चुरीज और ब्रैकिश वाटर में रहती हैं नियर द कोस्ट। ओके, तो ये हो गई हमारी रिवर डॉल्फिन जो कि एंडेंजर्ड में आती है। अब चीता री इंट्रोडक्शन प्लान की अगर बात करें, तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, PT 365 का अपडेटेड मटेरियल जो आया था। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो चीता को री इंट्रोड्यूस करेंगे इन नेशनल पार्क्स ओवर 5 years अंडर एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। अब एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया की बात करें, तो ये जो है लॉन्च किया गया था 19th मीटिंग जब हुई थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, उसमें लॉन्च किया गया था। एक्शन प्लान का एम यही है कि हमको वायबल चीता मेटा पॉपुलेशन इंडिया में इस्टेब्लिश करना है, कि हमको वो अलाउ कर सके कि चीता जो है एक फंक्शनल रोल परफॉर्म कर सके एट अ टॉप प्रेडेटर, और स्पेस प्रोवाइड कर सके कि हमारा चीता जो है वो एक्सपैंड हो सके विद इन इट्स हिस्टोरिकल रेंज, ठीक है, जहाँ पे उसको कंजर्व करने की बात की जा रही है। एज पर एक्शन प्लान अगर बात करें तो 10 to 12
यंग अफ्रीकन चीता जो है उनको कोहॉर्ट किया जाएगा, जो कि डिफरेंट सब स्पीसीज़ हैं, वो सेंड किया जाएगा नाम्बिया और साउथ अफ्रीका से हमारे ग्रासलैंड हैबिटेट्स में, जहाँ पे एशियाटिक चीता जो है पहले भी रह चुके हैं, इसलिए उनको वहाँ से भेजा जाएगा। अब वाई इज़ इंडिया री इंट्रोड्यूसिंग अफ्रीकन चीता इंस्टेड ऑफ एशियाटिक चीता? तो क्यों इंडिया अफ्रीकन चीता को इंट्रोड्यूस करने की बात कर रही है, एशियाटिक चीता को इंट्रोड्यूस करने की बात नहीं कर रही है? तो अगर हम बात करें तो लोकली एक्सटिंक्ट चीता सब स्पीसीज जो है इंडिया की सिर्फ ईरान में ही फाउंड होती है। तो एशियाटिक चीता सिर्फ कहाँ पे मिलता है? ईरान में ही मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुका है और उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि वो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट है। बट एशियाटिक चीता जो ईरान में है वहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा गया है। सिंस ये पॉसिबल नहीं है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड एशियाटिक चीता को हम ईरान से बिना किसी सब स्पीशीज को इफेक्ट करें हम इंडिया तक लाएं, इसलिए जो है इसको लाया जा रहा है। अब वेयर विल चीता बी रीएलोकेटेड इन इंडिया? अब इंडिया में कौन सी जगह चीता को हम रीलोकेट करेंगे, कहाँ पे रखेंगे? तो पहला है कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मध्य प्रदेश में है। जो कि 13 चीता को जो है यहाँ पे लाया जाएगा नेक्स्ट ईयर में, हु कैन को एग्जिस्ट, जो लेपर्ड के साथ रहेंगे। ये मूव जो है ये डिस्क्राइब है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल एनिमल ट्रांसलोकेशन है। याद कर लीजिएगा, लार्जेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल एनिमल ट्रांसलोकेशन है। जो इसका एरिया है 748 स्क्वायर किलोमीटर है, जहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ शिवपुरी डेसिडियस ओपन फॉरेस्ट लैंडस्केप। ठीक है, और ये सूटेबल हैबिटेट है, एडिक्वेट प्रे बेस है। कूनो जो है वो कहीं ना कहीं हाउसिंग के जो कैट है, हमारी बिग कैट्स हैं, वो उनके लिए भी बहुत बड़ा हाउस है, जैसे कि टाइगर हो गए, लायन, लेपर्ड, चीता हो गए, वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। फिर आता है दूसरा जो है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी हमारा मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी हमारा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। शाहगढ़ बज जो है जैसलमेर में राजस्थान में, और मुकुंदधारा टाइगर रिजर्व वो भी हमारा राजस्थान में है। तो ठीक है, तो 3 हमारे जो है मध्य प्रदेश में है और 2 जो है हमारे राजस्थान में है, तो वहाँ पे हमको चीता को री इंट्रोड्यूस करना है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ रीलोकेशन की बात करें तो चीता जो है आपको पता है कीस्टोन फ्लैगशिप स्पीशीज है, जो कहीं ना कहीं हमारे ग्रासलैंड को रिवाइव करेगी और बायोम्स और उसके हैबिटेट को। ग्रासलैंड जो है वो बहुत नेग्लेक्टेड हैबिटेट है हमारे कंट्री में, डिस्पाइट कि वो हमारे शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड, जो भी शेड्यूल 1 में एनिमल्स आते हैं वो वहीं रहते हैं अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, रिसाइडिंग इन दीज ग्रासलैंड। अब डू यू नो की बात करें तो फ्लैगशिप स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जिनका कंजर्वेशन कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि हम अदर एनिमल्स को भी कंजर्व कर सकते हैं, इवन अनरिलेटेड स्पीशीज एंड समटाइम्स इवन द एंटायर एनिमल्स कम्युनिटी और इकोसिस्टम को कंजर्व कर सकते हैं। अब चीता के बारे में जानते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर बात करें तो ये फास्टेस्ट एनिमल है हमारे लैंड के। चीता जो है उनके लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती, वो ड्राई फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओपन प्लेन्स और डेजर्ट रीजन में रह सकते हैं। चीता जो है ओनली लार्ज कार्निवोर है, जो कि कम्प्लीटली हमारे इंडिया से पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं 1952 में बिकॉज ऑफ ओवर हंटिंग और हैबिटेट लॉस। तो हमारे यहाँ अगर बात करें तो चीता जो है एक्सटिंक्ट है। अब अफ्रीकन चीता का IUCN स्टेटस बात करें तो अफ्रीकन चीता जो है वल्नरेबल है, बट एशियाटिक चीता हमारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। साइट्स की अपेंडिक्स 1 दोनों में आते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन अगर बात करें अफ्रीकन चीता की, अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, साउथ सदर्न अफ्रीका। एशियाटिक चीता सिर्फ हमारी ईरान में मिलते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बात करें तो ये बिग साइज के होते हैं एज कम्पेरिजन टू एशियाटिक चीता, और चीता स्लाइटली बिगर बिल्ट होते हैं और स्टर्डी लेग्स होते हैं और नेक्स। ये एशियाटिक चीता स्मॉलर होते हैं, स्लेंडर देन अफ्रीकन चीता। इनका नेक जो होता है बहुत स्मॉलर होता है, इनके लेग भी स्लेंडर होते हैं। फूड इंटेक की बात करें तो डाइवर्स डाइट है बिकॉज ऑफ ड्यू टू बिगर हैबिटेट, और एशियाटिक चीता का लिमिटेड सोर्स है, स्पेशली मीडियम साइज्ड प्रे लाइक चिंकारा और गैजल एक्सेट्रा। तो ये हो गए हमारे एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता में डिफरेंस। नाउ लेट्स कम टू रेड सैंडर्स। तो पुष्पा मूवी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें पूरा रेड सैंडर्स पे ही पूरी मूवी बनी है। ठीक है, वो कैसे उसको बचाता है, क्या करता है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्योंकि पुष्पा मूवी इतनी फेमस हुई है तो रेड सैंडर्स भी इम्पॉर्टेंट हो ही गया है। तो रिसेंटली रेड सैंडलवुड बोला जाता है, वो अभी उसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है इन इंटरनेशनल IUCN रेड लिस्ट। मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो पहले ये नियर थ्रेटेड लिस्ट में था रेड सैंडर्स 2018 में, अब उसको फिर से एंडेंजर्ड कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया गया है। तो मूवी भी आई है पुष्पा एंड उसको एंडेंजर्ड कर दिया गया है नियर थ्रेटेड से, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रेड सैंडर्स आपको याद करना। आप एक चीज़ UPSC में सीख लीजिए,
कि ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपसे पढ़ाई से रिलेटेड पूछे, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मतलब इनका एक डिफाइंड सिलेबस है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि डिफाइंड सिलेबस नहीं है, बट ये है कि जो न्यूज़ में चल रहा है उससे रिलेटेड वो चीज़ें पूछ सकते हैं। अब न्यूज़ में पुष्पा मूवी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा लोगों के जवान बेबी थी, तो पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, याद कर लीजिए। अब IUCN ने एसेस किया है दैट ओवर लास्ट 3 जनरेशन स्पीशीज़ जो है डिक्लाइन हो रही है 50 to 80%। 2019 में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एजेंसी है, उन्होंने कि इसकी एक्सपोर्ट पॉलिसी को रिवाइज करना है कि टू परमिट द एक्सपोर्ट ऑफ रेड सैंडल्स टिम्बर इफ इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ कल्टिवेटेड लैंड। अगर उसको कल्टिवेटेड लैंड से ऑब्टेन किया गया है तभी आप एक्सपोर्ट करो रेड सैंडल्स टिम्बर को। अब रेड सैंडल्स जो है प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो रेड सैंडल्स अभी हमने बताया नियर थ्रेटन था, तो एंडेंजर कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। अब साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है, ठीक है। अब ये जो है नॉन फ्रेगमेंट वेराइटी है हमारे सैंडलवुड की, जो कि रॉकी और हिली रीजन्स में ग्रो होती है। हैबिटेट बात करें तो एंडेमिक ट्री स्पीशीज़ है, इंडिया की एंडेमिक ट्री स्पीशीज़ है, जो कि ईस्टर्न घाट्स जो है इंडिया का वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है। ये एंडेमिक है आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट एरियाज़ में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अलमुग सॉन्डरवुड, रेड सैंडल्स वुड, रेड सैंडल्स, एरा चंदनम, रक्ता चंदना इंडिया, लाल चंदन, रगत चंदन, रुक्तो चंदन, उंदम, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ रेड सैंडल्स। अब सिग्निफिकेंस अगर बात करें तो ये टिम्बर इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टिम्बर इंडस्ट्री में हाईली डिमांडेड है फर्नीचर को बनाने के लिए। वुड क्राफ्ट्स हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, उनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। रेयर वीवी ग्रेन जो है वायरेंट इज़ हाईली वैल्यूड इन जापान में भी है। मेडिसिनल वैल्यू भी इसका बहुत ज़्यादा है। तो वुड जो है एट द सेंटर ऑफ द ट्रंक इज़ यूज्ड एज मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, फ्लूइड रिटेंशन को ट्रीट करने के लिए, कफ हो गया, ब्लड प्यूरिफिकेशन हो गया, ये यूज़ किया जाता है फॉर रिमूवल ऑफ टैंस, ब्लेमिशेस, डलनेस और एक्ने। इन आयुर्वेद में ये आई डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है, और ये एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड हेलेमेंटिक एडिशन भी होता है। टिम्बर जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंटलिन, जो कि रेड पिगमेंट को डाई की तरह यूज़ किया जाता है एज कलरेंट इन फूड। अब थ्रेड्स की बात करें तो ओवर हार्वेस्टिंग अगर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं थ्रेस्ट है। लेस देन 5% ऑफ द ट्रीज रिमेनिंग इन वाइल्ड। एंथ्रोपोजेनिक हैबिटेट, इलीगल ट्रेड, इन्वेजिव स्पीशीज और डिसीज, तो ये है हमारे थ्रेड्स। तो रेड सैंडल्स के फीचर्स जान लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो ये डेसिडियस ट्री है विथ क्लियर ट्रंक, जो होते हैं इसके क्लियर होते हैं, डेंस राउंडेड क्राउन होते हैं। ये स्मॉल ट्री जो कि 5 to 8 मीटर्स का हाइट में ग्रो करता है, और डार्क ग्रेइश बार्क होता है। इनर बार्क अगर बात करें, जब इंजर्ड हो जाता है और कट किया जाता है तो ओजोस रेड कलर स्टेंटोलिन डाई होता है। द वुड इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड डार्क रेड इन कलर। अब फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फ्लावर्स जो होते हैं इनके वो येलो होते हैं, डेंसली अरेंज्ड होते हैं। फ्लावर्स जो है फरवरी और अप्रैल के मंथ में आते हैं, फरवरी और अप्रैल से आते हैं। पॉड्स आर फॉर्म्ड रैपिडली बट गेट राइपेंड इन नेक्स्ट फरवरी एंड मार्च, और देयर इज ओनली 1 सीड पर पॉड एंड रेड डिश ब्राउन इन कलर। अब वेराइटीज़ की बात करें इन नेचर तो 2 टाइप्स के ट्रीज ऑब्जर्व किए जाते हैं, वेवी ग्रेन और स्ट्रेट। वेवी ग्रेन वुड जो है ये ज़्यादा डिमांड में है ट्रेड में और प्रेफर्ड फॉर कमर्शियल प्लांटेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये पेनिनसुलर इंडिया और श्रीलंका में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पैचेस में जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है वहाँ पे पैचेस में मिलते हैं टूवर्ड साउथ ईस्टर्न घाट्स। फिर क्लाइमेट और सॉइल की बात करें तो वेल ड्रेन्ड रेड सॉइल हमको चाहिए, जो कि लोमी सॉइल हो और सुइटेबल हो कल्टिवेशन के लिए, लाल चंदन के लिए। ये रीजनरेट करता है ड्राई हॉट क्लाइमेट में एंड रिक्वायर्स रेनफॉल रेंजिंग फ्रॉम 800 mm to 1000 mm एनुअली फॉर गुड ग्रोथ। ओके, तो दीज आर द फीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है रेड सैंडल्स, आप रट लो। अगर आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा है, याद नहीं हो रहा, तो आपको रटना ज़रूरी है। ये आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइए इस बार। फिर आते हैं मशीर। तो ब्लू फिंड मशीर जो है अभी उसने IUCN स्टेटस जो था उनका रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड से उनको अभी मूव कर गया है लीस्ट कंसर्न में। तो मशीर को अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड से कहाँ रखा गया है, लीस्ट कंसर्न में। अब मशीर क्या है, क्या मशीर एक अगर बात करें तो माही मतलब फिश, शेर मतलब टाइगर। तो ये ये टाइगर अमंग फिश मतलब बहुत बड़ा फिश होता है, जैसे हमारा टाइगर राजा होता है, ये फिशों का राजा होता है, और ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है हमारे फ्रेश वाटर
इकोसिस्टम का। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। हैबिटेट अगर बात करें तो आउट ऑफ 47 सब स्पीशीज ऑफ मछली 15 जो है इंडिया में फाउंड होती है और रेस्ट जो है अदर रीजन में फाउंड होती है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मछली जो है क्लीन, फास्ट फ्लोइंग और वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर्स प्रेफर करते हैं फॉर ब्रीडिंग एंड माइग्रेशन, और ये ओमनीवोरस होते हैं। ठीक है, अब थ्रेट क्या क्या फेस करते हैं ये, तो सेंसिटिव होते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन के। मैंने बोला कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में रहते हैं तो डिजॉल्व ऑक्सीजन और वाटर टेम्परेचर, ठीक है, सडन क्लाइमेटिक चेंज ये जो है इसके कारण होते हैं। पॉल्यूशन, हैबिटेट लॉस, ओवर फिशिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स जो है इनको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये एक्सप्लिसिटली उनको मतलब अटेंशन नहीं ड्रॉ करता है इनके लिए अंडर द डेफिनेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ओके, तो ये हो गए मछली। अब मछली की जो पॉपुलेशन है वो मेजर टाइप्स ऑफ मछली अगर बात करें तो गोल्डन मछली जो है वो हिमालयन स्ट्रीम्स में फाउंड होती है, एंडेंजर कैटेगरी में बिलोंग करती है। ब्लू फिन डेकन मछली की बात करें तो डेकन प्लेटियो और साउथ इंडिया में रहती है और लीज कंसर्न है। और ऑरेंज फिन हम्बैक मछली की बात करें तो कावेरी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज में मिलती है। आयुसन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अदर्स की बात करें तो रेड फिन मछली जो है सेंट्रल इंडिया में मिलती है और चॉकलेट मछली जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलती है। ओके, तो दीज आर द मछली। नाउ लेट्स कम टू प्रोजेक्ट मछली की बात करें तो ये 1971 में स्टार्ट हुई थी एज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन टाटा पावर एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। अराउंड 5 लाख मछली जो है वो ब्रीड करती हैं वेलवेन हैचरी जो है लोनावला में महाराष्ट्र के, जो कि आर्टिफिशियल लेक क्रिएट किया गया है बाय द मतलब फॉर द पर्पस बाय वेलवेन डैम प्रोजेक्ट अंडर टाटा पावर। ये फाइनली बोन फ्रूट है और आफ्टर एन एफर्ट स्पैनिंग 50 years बाय गेटिंग द फिश डी लिस्टेड फ्रॉम रेड लिस्ट ऑफ IUCN। ओके, तो ये हो गई हमारी मछली की बात, मैंने बता दी आपको। अब हम आते हैं इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक जो गार्डन है वो 50 स्पीशीज जो है लाइकेंस, फर्न्स, फंगी जो है वहाँ पे रहती हैं। वो अभी इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड में, देहरादून डिस्ट्रिक्ट एट दियोबंद रिसेंटली। तो याद कर लीजिए ये कहाँ पे रखा गया है। इंडिया का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ पे है, उत्तराखंड में। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद करिए कि इंडिया का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ पे है, देहरादून में। अब क्रिप्टोगैम्स होता क्या है, तो वर्ड क्रिप्टोगैम्स जो है वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। क्रिप्टस मीनिंग हिडन और गैमीन मीनिंग टू मैरी। तो क्रिप्टोगैमिक रिफर्स मतलब हिडन रिप्रोडक्शन, कैसे आप मतलब जो छुप के रिप्रोडक्शन होता है उसको। क्रिप्टोगैम्स जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुप है हमारे प्लांट स्पीशीज का, एग्जिस्टिंग सिंस द जुरासिक एरा। आपको पता होगा कुछ थैलोफाइट प्लांट्स होते हैं, फिर क्रिप्टोगैमिक स्पीशीज होते हैं, ये आप साइंस में पढ़ेंगे। अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आप जरूर पढ़ेंगे। क्रिप्टोगैमिक स्पीशीज जो है वो अपनी सीड्स खुद प्रोड्यूस नहीं करते, ना ही फ्लावर प्रोड्यूस करते। ठीक है, तो ये जो है अपना सीड्स और फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते। ये नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, इंक्लूडिंग एल्गी, ब्रायोफाइटा, लाइकेंस, फर्न्स, फंगी हो गए। देवबंद इन उत्तराखंड जो है इसलिए चूज किया है बिकॉज वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल बहुत कम है और मॉइस्चर जो कि नीडेड है हमारी स्पीशीज के लिए। अदरवाइज ये जो है गुड नेचुरल हैबिटेट है इन स्पीशीज के लिए। अब इंपॉर्टेंस अगर क्रिप्टोगैम्स की बताएं तो एल्गी जो है वो फूड इंग्रेडिएंट्स और के लिए यूज होता है और यूज्ड एज अ लिक्विड फर्टिलाइजर। ब्रायोफाइट्स की बात करें, मॉस और लिवर वर्ड्स की, तो ये एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, हेल्प करते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन हो पाए हमारा अच्छे से। ओवर वहाँ की इंडिकेटर्स जो है वो मिनरल डिपॉजिट्स को देखते हैं और यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्लांट ड्यू टू देयर हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। अब फर्न्स की बात करें तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, इंडिकेटर है हमारे मॉइस्चर रिजिम का एरिया में। लाइकेंस की बात करें तो पॉल्यूशन को मॉनिटर करते हैं, स्नेल्स, टर्माइट्स, कैटरपिलर्स, स्लग्स के न्यूट्रिशन है और सोर्स ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन, परफ्यूमरी, फूड स्टफ, इन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं लाइकेंस। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिप्टोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स क्या है, वो सीड्स, वो प्लांट होते हैं जो कि जहाँ पे ना सीड्स होता ना फ्लावर होता, इनका हिडन रिप्रोडक्शन रेफर किया जाता है। ठीक है, इनको बोला जाता है। अब आते हैं एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस। तो एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस जो है अभी कैरी आउट किया गया है अक्रॉस 7 वेटलैंड इन NCR। तो याद रखिएगा कि कहाँ पे किया गया है, 7 वेटलैंड्स जो हमारे NCR में आए उनमें। तो पहला है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर धनौरी सूरजपुर वाइल्डलैंड्स इन ग्रेटर नोएडा, दिल्ली जू, संजय लेक,
ओखला वर्ल्ड सेंचुरी, नजाफरगढ़ झील और यमुना रिवर। तो अब एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस होता क्या है, ये जनवरी में कंडक्ट किया जाता है हर साल, और ये कोऑर्डिनेट कौन करते हैं, वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है, जो कि एनजीओ है, ये दोनों मिलके करते हैं। ये एक इंटीग्रल पार्ट है ग्लोबल वाटर वर्ल्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, जो कि इंटरनेशनल वाटर वर्ल्ड सेंसस और कोऑर्डिनेट कौन करता है, वेटलैंड इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल वाटर वर्ल्ड सेंसस जो है ये मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, जो हमारी सारी वेटलैंड्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ये पैरेलल रन करते हैं विद अदर रीजनल प्रोग्राम्स जो हमारे इंडिया में चल रहे हैं या कहीं और चल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स और देयर हैबिटेट अलोंग विद सेंट्रल एशियन फ्लाई अवे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस सेंसस का, कि हमारा जो वाटर वर्ड पॉपुलेशन है और जो वेटलैंड्स में रह रही हैं उनके लिए एनुअल बेसिस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, मॉनिटर करना एनुअल बेसिस पे उनका स्टेटस और कंडीशन वेटलैंड की, और एनकरेज करना कि ग्रेटर इंटरेस्ट इन वाटर वर्ड्स एंड वेटलैंड अमंग सिटीजन्स। ठीक है, तो एशियन वाटर वर्ड सेंसस आपको समझ में आ गया होगा ये हो क्यों क्या है, ठीक है, कौन कंडक्ट करता है। ये हर साल जनवरी में कंडक्ट होता है बाय वेटलैंड इंटरनेशनल और हमारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है वो मिलके करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं वर्ल्ड का फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व। तो यूनेस्को ने अभी वर्ल्ड का फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व जो है डिक्लेयर किया है इन अमेजोन ऑफ यूरोप। ठीक है, मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 700 किलोमीटर्स जो है मूरा, ड्रावा और दनूबे रिवर्स जो है उनका कवर करता है एंड स्ट्रेचेस अक्रॉस ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया। रिजर्व जो है वो होम है बहुत सारे फ्लड प्लेन फॉरेस्ट का, ग्रेवल्स का, सैंडबैंक्स का, रिवर्स और आइलैंड का, ऑक्सबो लेक्स और मेडोज आते हैं। ये होम है हमारे कॉन्टिनेंटल यूरोप की जो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ ब्रीडिंग वाइट टेल्ड ईगल हो गए, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हो गई, कुछ लिटिल टर्न, ब्लैक स्ट्रॉक, ऑटर्स, बेवर्स, ये सब हो गए, तो इन सब का होम है। अब बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है हमको वो देखना है। बायोस्फीयर रिजर्व वो एरियाज़ होते हैं, टेरेस्ट्रियल और कोस्टल इकोसिस्टम के वो एरियाज़ होते हैं जो हमारे बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए बनाए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, सारे इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स जो हमारे प्लानिंग और मैनेजमेंट में बायोस्फीयर इस रिजर्व की हेल्प करते हैं तो उनको भी इंक्लूड किया जाता है। अब 3 मेन फंक्शंस होते हैं। पहला तो है कंजर्वेशन करना है हमको बायोलॉजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है थ्रू सस्टेनेबल मैनर, और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। तो ये अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो एरिया है दैट इज कोर एरिया बोलते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड होती हैं। फिर बफर जोन बोलते हैं जहाँ पे आप घर बना सकते हो, ठीक है, रिसर्च कर सकते हो वो सब। फिर उसके बाद ट्रांजिशन जोन जो होता है वहाँ पे आप रह सकते हो। तो ह्यूमन सेटलमेंट, रिसर्च, एजुकेशन और ट्रेनिंग, टूरिज्म, सारी चीज़ें ज़रूरी है, बट हमारा जो कोर एरिया है वहाँ सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड होती है। अब बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डेजिग्नेट किया गया है अंडर इंटर गवर्नमेंटल मैप प्रोग्राम के अंदर बाय यूनेस्को। अब मैप प्रोग्राम का एम क्या है कि हमको साइंटिफिक बेसिस को एस्टेब्लिश करना है, जो हमारा रिलेशनशिप है पीपल और उनके एनवायरनमेंट के बीच उसको एनहांस करना है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मैप प्रोग्राम के अंदर आता है, जहाँ पे डायनेमिक और इंटरैक्टिव नेटवर्क जो है साइट्स ऑफ एक्सीलेंस को कवर करते हैं। अब जो ये है 727 बायोस्फीयर रिजर्व को इंक्लूड करता है 131 कंट्रीज़ में, जहाँ पे 22 ट्रांस बाउंड्री साइट्स भी आती हैं, बिल्डिंग इंटरनेशनल, रीजनल, सब रीजनल इकोसिस्टम स्पेसिफिक कोऑपरेशन। अब बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया में अगर बात करें तो 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, जहाँ पे 12 जो है वो यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया की बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला हो गया कोल डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, बहुत ज़रूरी है याद कर लीजिएगा। नीलगिरी केरला में है, नीलगिरी और अगस्थमलई केरला में है। गल्फ ऑफ मन्नार और ग्रेट निकोबार हमारा गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार हमारा निकोबार आइलैंड में। शेचलम हिल्स जो है आंध्र प्रदेश में है। सिम्पलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। नोक्रेक मेघालय में है और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है। दिब्रू शिखोया अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा सिक्किम में। अचानकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में। नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो जिसमें ब्लू कलर का मार्क है वो जो है हमारे 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में आते हैं, और जो बाकी बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं टोटल।
अब जियो टूरिज्म साइट्स के बारे में जानते हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी कुछ जियो टूरिज्म साइट्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न में लिस्ट की है टू विजिट आफ्टर अनलॉक। तो मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो 12 लोकेशन जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इंक्लूडिंग 32 अप्रूव जियो टूरिज्म और जियो हेरिटेज साइट्स जो है कंट्री की अभी इंक्लूड की गई हैं। तो अबाउट द साइट्स अगर बात करें तो मजूली जो है मजूली आइलैंड वो आसाम में है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, जो कि ब्रह्मपुत्र पे सिचुएटेड है। फिर संगेतसर शो अरुणाचल प्रदेश में है, फेमस है मधुरी लेक के लिए, जो कि रिवर के डाविंग से पास मिला है। लोकतक लेक मणिपुर में है, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्टर्न का, जहाँ पे फुमदीज रहती हैं, फ्लोटिंग बायोमास होते हैं, वो रहते हैं। और केबल नेमजाओ नेशनल पार्क जो है ओनली फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है हमारे अर्थ का, जो कि सदर्न वेस्ट पार्ट ऑफ द लेक जो है उसका, और इज लास्ट नेचुरल हैबिटेट है संगई और ब्राउन एंटल डांसिंग डियर का। फिर मलू केव मेघालय में है, जहाँ पे स्टेलेगमाइट केव्स पाए गए हैं। स्टेलेगमाइट मतलब जो ग्राउंड से हमारा जो पिघलता है तो वो ऊपर उठता है, तो उसको स्टेलेगमाइट बोलते हैं। फिर ब्लेई और गॉड्स रॉक, वो भी हमारा मेघालय में है, जो कि ह्यूज बैलेंसिंग सैंडस्टोन रॉक्स जो है वो 45 डिग्रीज के एंगल पे है। ठीक है, अदर सिग्निफिकेंट साइट्स की अगर बात करें तो स्ट्रोमटलाइट पार्क जो है वो सिक्किम में है, नागा हिल ओफियोलाइट रेक टेलांग जो है मिजोरम में है, सैंगस्टर सो जो है अरुणाचल प्रदेश में, उन्नाकोटी चंबीमुरा त्रिपुरा में है, उमानंद आसाम में और थेरीगाटा मेघालय में है। ग्लोबली अगर बात करें तो यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क को डिक्लेयर किया है। करंटली अभी कोई भी ग्लोबल जियो पार्क नहीं है इंडिया में, पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स, नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस। और ये रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ मेजर स्टेप्स ले सकते हैं टू प्रोटेक्ट दीज साइट्स। तो ये हो गया हमारा जियो टूरिज्म साइट्स। नाउ लेट्स कम टू दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, बहुत बार न्यूज़ में रहा है। तो अभी आसाम गवर्नमेंट ने इसको 7th नेशनल पार्क जो है डिक्लेयर कर दिया है, नोटिफाई कर दिया है कि ये 7th नेशनल पार्क है हमारे स्टेट का। अब आसाम ने अभी 3rd मोस्ट नेशनल पार्क, आसाम जो है 3rd मतलब नेशनल पार्क की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हमारे मध्य प्रदेश में आते हैं, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार, उसके बाद आसाम में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आते हैं, उसके बाद आसाम में, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार में, उसके बाद आसाम में। अर्लियर स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था कि वो रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसको 6th नेशनल पार्क बनाएंगे वेस्टर्न आसाम में जो है, विथ फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है भूटान में है, उसके नॉर्थ में है, बॉक्सा टाइगर रिजर्व उसके वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट में है, और मानस टाइगर रिजर्व जो है ईस्ट में है, और होम है गोल्डन लंगूर, क्लाउडेड लेपर्ड और इंडियन गोरका। असम जो है 5 ओल्डर नेशनल पार्क है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू, शिखोवा। अब काजीरंगा माइनस जो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है, और ये दे आर ऑल्सो, इनको टाइगर रिजर्व भी हैं अलॉन्ग विद नामेरी एंड ओरांग। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए यहाँ पे आप वेस्ट टू ईस्ट कैसे अरेंज है, तो सबसे पहले रायमोना आते हैं, मानस आते हैं, फिर नामेरी, नहीं पहले रायमोना, मानस, फिर ओरांग, फिर नामेरी, फिर काजीरंगा, फिर देहिंग पटकाई, फिर दिब्रू शिखोवा। तो ऐसे करके आप ये भी याद कर सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट कैसे है। अब आते हैं देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये जो है लार्जेस्ट रिमेनिंग स्ट्रेचेस है आसाम वैली का, जो कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है। ये लोकेटेड है हमारा ईस्टर्न आसाम, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। ये जो है अर्स्ट वाइल्ड देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जयपुर रिजर्व फॉरेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉक जो है अपर दिहांग रिजर्व फॉरेस्ट का, उसको इनकम्पास किया है। रिवर का अगर बताएं तो ये दिराक और बूरी दिहांग रिवर जो है उसके स्ट्रेचेस में है। फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो बिसाइड्स बीइंग अ पार्ट ऑफ देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, ये जो है टाइगर, चाइनीज पेंगोलिन, स्लो लॉरिस, क्लाउडेड रिपर सब यहाँ पे रहते हैं। और ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है रेयर एंडेंजर्ड वाइट विंग्ड वुड डक है, वो भी यहाँ पे रहती है। अब टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो एरिया होता है जहाँ पे एनिमल हैबिटेट रहते हैं और उनके सराउंडिंग जो है वो प्रोटेक्टेड होता है कि वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और ये एरिया जो है स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। कुछ रिस्ट्रिक्टेड है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं सेंचुरी के अंदर, जो कि हमारी डिटेल्स गिवन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। और वाइल्ड लाइफ अगर सेंचुरी की बात करें तो 500 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क भी एक पार्क है जो कि कंजर्वेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और ये मोर प्रोटेक्टेड होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी ज़्यादा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर देता है कि वो नेशनल पार्क को डिक्लेयर
डिक्लेयर कर देते हैं। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी परमिट नहीं होती नेशनल पार्क के अंदर, एक्सेप्ट जो हमारा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो परमिट कर दे। और मोर देन 100 नेशनल पार्क्स है इंडिया में। कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो ये एक कैटेगरी है, प्रोटेक्टेड है, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही हमारे दी गई है। ये इनहेबिटेंट एरिया है जहाँ जो कि बफर जोन की तरह बिलोंग करता है टू और कनेक्टर्स और माइग्रेशन कॉरिडोर्स बिटवीन इस्टेब्लिश नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और पार्ट ऑफ लैंड जो है इनका प्राइवेटली भी ओन्ड होता है। सच एरियाज जो है वो कंजर्वेशन एरियाज डिक्लेयर किया जाता है जब वो पूरी तरह अनइनहेबिटेड हो और कम्प्लीटली हमारी गवर्नमेंट ओन कर ले, बट उनके साथ कम्युनिटीज़ भी उनको हेल्प करे। स्टेट गवर्नमेंट जो है आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ कंसल्ट करके कम्युनिटी और रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। अगर सबसे ज़्यादा बताएं तो मेघालय जो है स्टेट है, वहाँ पे सबसे मैक्सिमम कम्युनिटी रिजर्व है, 127 कम्युनिटी रिजर्व है इंडिया में, बट मेघालय में जो है सबसे हाईएस्ट है। फिर टाइगर रिजर्व, तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सिग्निफिकेंट है, वो टाइगर के लिए भी प्रोटेक्ट की जाती है और ये गवर्न की जाती है बाई प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एडमिनिस्टर करती है। टाइगर रिजर्व में कोर एरिया होता है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होता है, जो कि मैनेज किया जाता है कि वो वायलेट ना हो और एक बफर की तरह काम करे, पेरिफेरियल एरिया की तरह काम करे, ठीक है। और करंटली 51 टाइगर रिजर्व्स है हमारे यहाँ। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की बात करें तो ये जो है ऑल्सो नोन एज कोर एरियाज ऑफ टाइगर रिजर्व, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आइडेंटिफाइड है। ये नोटिफाई किया है स्टेट गवर्नमेंट ने। ये डिमार्केट करते हैं एरियाज ऑफ नेशनल पार्क सेंचुरीज जो कि इनवॉयलेटिव है फॉर पर्पस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन विदाउट अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अब लार्जेस्ट एरिया जो है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में वो नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। तो याद कर लीजिए कि लार्जेस्ट एरिया जो है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंदर वो नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। फिर आते हैं मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जो है स्पेशली ओशंस में होते हैं। ओशंस के वो स्पेस होते हैं जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी जो है रेगुलेट होती है देन द सराउंडिंग वाटर्स। ये प्लेसेस जो है इनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है नेचुरल और हिस्टोरिक मरीन रिसोर्सेज के लिए बाय लोकल, स्टेट, टेरिटोरियल, नेटिव, रीजनल और नेशनल अथॉरिटीज़। बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बता दिया कि क्या होता है। बर्ड सेंचुरी की अगर बात करें तो बर्ड सेंचुरी जो है ये नेचुरल फैसिलिटीज़ हैं जो कि कंजर्वेशन हमारे बहुत सारी बोर्ड्स का करती हैं। मोर देन 70 बर्ड सेंचुरीज़ हैं हमारे इंडिया में। फिर आते हैं नेचुरल कंजर्वेशन जोन्स की बात करें तो ये जो है एनजीटी ने अभी कॉन्स्टिट्यूट किया है फ्रेश कमेटी कि वेदर सब रीजनल प्लान्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनजीजेड कंसिस्टेंट है या नहीं है विथ रीजनल प्लान प्रिपेयर बाई, जो कि हमारा नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड प्रिपेयर करता है। अब इंपॉर्टेंस अगर बात करें नेचुरल कंजर्वेशन जोन्स की तो ये हमारे कंजर्व करता है रैदर देन रियल इस्टेट। अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन जो है सिर्फ ओनली 0.5% के लिए अलाउड है, दैट टू फॉर रीजनल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए ही, ठीक है। अब इसमें ये जो है कुछ स्ट्रिक्टली प्रिक्लूड करता है जैसे कमर्शियल कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल, रेजिडेंशियल और टूरिज्म। फिर आते हैं प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन की बात करें तो तमिलनाडु ने अभी अनाउंस किया है कि कावेरी डेल्टा रीजन को वो डिक्लेयर करेंगे प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन, जहाँ पे वो ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उसको प्रिवेंट करेंगे कि वो वहाँ पे ना हो। कावेरी डेल्टा जोन कंप्राइसेस अगर बात करें तो थंजवूर आता है, थिरुवरूर आता है, नागापट्टिनम आता है, पुडुकोट्टई आता है, कुड्डलोर आता है, अरियलूर आता है, करूर आता है। तो अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन तो वो इंश्योर करता है कि जो भी पर्टिकुलर रीजन है वहाँ पे परमिशन नहीं ग्रांट की जाएगी किसी भी न्यू प्रोजेक्ट के लिए, और जो भी हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट। फिर आते हैं प्रोटेक्टेड एरिया इन न्यूज़ अगर बात करें तो ये मैं आपको कल बढ़ाती हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच। प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़ जो है वो अब दूसरे लेक्चर में आएगा बायोडाइवर्सिटी के। एंड थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर दीजिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।